स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं दीपांशु भंडारी। वीकेंड सेशन है, सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है, पर ये 1.5 घंटा हमें निकालना है और मुश्किल वाला 1.5 घंटा हो सकता है अगर आप बाजार के एक्शन को इस समय देखें। कमजोरी का माहौल है और इस कमजोरी में आपको क्या रणनीति बनानी है, किन लेवल्स पर होगी नजर, कौन से स्टॉक्स पर रहेगा एक्शन, आने वाले 1.5 घंटे में इसी पर रहेगा हमारा फोकस। आइए सबसे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या हैं वो देख लेते हैं और बड़ी बातें यही हैं, ग्लोबल संकेत हैं कमजोर, यूएस में आने वाला है उनका इन्फ्लेशन डेटा, गिरावट हुई है, वहां पर असर आ रहा है हमारे बाजारों पर। 1.5% नीचे निफ्टी आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है 16,200 के पास इस समय। सेंसेक्स में करीब 950 अंकों की गिरावट आ रही है, 54,400 के नीचे फिसलता हो। वहीं बैंक्स यहां पर भारी भरकम पिटाई हो रही है, 600 पॉइंट नीचे आपको बैंक निफ्टी इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है, 34,500 के लेवल के भी नीचे आते हुए दिख रहा है। कमजोरी पूरी की पूरी इंपोर्टेड है, ग्लोबल बाजारों से आ रही है। यूएस के अलावा आप देखिए यूरोप में भी अभी 1% की गिरावट है। कल ईसीबी ने 10 साल में पहली बार रेट्स बढ़ाने का लक्ष्य दिया है, अगले महीने वहां पर भी रेट्स की होगी बढ़ोतरी। और सिर्फ इक्विटी नहीं, बाकी एसेट क्लासेस पर भी नजर डालिए। बॉन्ड्स में काफी उठापटक हो रही है, कमोडिटीज में काफी तेज उतार चढ़ाव है और इस बीच रुपए ने लगातार दूसरे दिन नया रिकॉर्ड लो बनाया है, 77 रुपए 85 पैसे का नया रिकॉर्ड दर्ज है और अब एक बार फिर से नया रिकॉर्ड लो आपके लिए बनते हुए दिख रहा है। 77.86 पर आप अब 77.87 पर रुपए आते हुए दिख रहा है। मैं लेवल्स बोलना बंद ही कर देता हूं क्योंकि जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं नए नए रिकॉर्ड लोस बनते हुए दिख रहे हैं। 77.87 का इस समय आप नया रिकॉर्ड लो बनते हुए दिख रहे हैं जहां तक रुपए की बात है। आइए एक बार जल्दी से अनिल जी से भी जान लेते हैं किस तरह का बाजार का एक्शन बन रहा है और आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी इस समय बनानी है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों दिन के निचले स्तर के करीब ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 16,200 पर निफ्टी आते हुए आपको दिख रहा है, बैंक निफ्टी 34,500 के नीचे फिसल रहा है, 625 अंकों की गिरावट है। सेक्टोरली अगर बात करें, मेटल्स में भारी पिटाई हो रही है, बैंक्स में कमजोरी है, आईटी शेयर्स भी आपको फिसलते हुए दिख रहे हैं और रुपया भी नए रिकॉर्ड लो पर है। अनिल जी गुड आफ्टरनून सर, आपसे एक बार बाजार के एक्शन पर राय लेनी थी। शो की शुरुआत में डेज लो पर है बाजार, डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट है, यूरोप के बाजारों में ऑफकोर्स 1% तक की कमजोरी है। क्या करना है सर? 16,200 के एग्जैक्ट लेवल पर 325 अंक नीचे निफ्टी और 650 अंकों के कट के साथ 34,450 पर बैंक निफ्टी। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए सपोर्ट रेंज के नजदीक पहुंचे बाजार जो कि 16,125 से 16,200 की है निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर 34,250 से 34,350 की उस रेंज तक आना निश्चित था। लगभग उसी रेंज पर पहुंचे। हालांकि अमेरिकी बाजारों में और अमेरिका के फ्यूचर्स में फ्रेश कमजोरी होती नहीं दिख रही, लेकिन वीकेंड सेशन है और क्योंकि हम थोड़ा हायर पुट कॉल रेशियो पर शुरुआत करते हुए दिखे तो बाजार उतने लाइट है नहीं और लोअर लेवल पर आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं मिल रहा है। और मेरे ख्याल से जो भी तेजी करना भी चाहते हैं, लेवल्स देखे जिनके मन में ये लग रहा है कि अब खरीदने का वक्त है, वो भी ये चाहते हैं कि सोमवार को देख के ज्यादा बढ़िया है। और स्पेशली जब डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट हो तो ये अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल काम है कि अमेरिका में आज रात ट्रेडिंग सेशन एग्जैक्टली किस तरह का होगा, मजबूती का या कमजोरी का। तो मेरा ये समझना है अगर आपके शॉर्ट्स हैं और अगर आप पार्शियली शॉर्ट्स काटना चाहें तो आपके पास 16,125 से 16,200 की रेंज है जहां पर धीमे धीमे करना चाहिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं यहाँ पर खरीदना चाहते हैं तो इस रेंज में खरीदने का मौका देख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 16,000 का बनेगा। कोई बहुत बड़ी रिकवरी की उम्मीद कम है, 16,300 16,350 मैक्सिमम आज के लिए रिकवरी में अगर कोई चांस मिला कि डाउ फ्यूचर्स आपका कूद कर ऊपर आ जाए तो वहां तक बन सकता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 34,250 34,350 की रेंज में आए तो एक बार वहां आप अपनी शॉर्ट कम कर सकते हैं, काट सकते हैं। फ्रेश खरीदना चाहें तो 34,100 के स्टॉप लॉस के साथ वहां पर खरीदारी कर सकते हैं और ऊपरी स्तर पर भी फिर 34,600 से 34,800 की रेंज में अगर वापस से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ आता है तो वहां आपको अपनी पोजीशन हल्की करनी चाहिए। तो बेसिकली वीकेंड सेशन है, वोलेटाइल मार्केट है, उतार चढ़ाव थोड़ा सा कमजोरी की तरफ जो बढ़ता हुआ दिख रहा है। हल्की पोजीशन रखने में समझदारी किसी भी तरफ, तेजी की हो या मंदी की, क्योंकि आप अगर फ्रेश शॉर्ट भी करना चाहते हैं तो लोअर लेवल्स के आसपास है तो फ्रेश पोजीशन सोमवार को बनाने की राय होगी और अभी जो लेवल्स दिए उन पर ध्यान में रखना ठीक रहेगा। जी बिल्कुल, तो फ्रेश पोजीशन सोमवार पर बनाएंगे, अभी के लेवल्स पर आप रखें नजर। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी बाजार पर अपनी रणनीति इस समय समझाने के लिए। तो कमजोरी वाला बाजार है, लेवल्स को आप रिस्पेक्ट करिए, निचले स्तरों पर आ गया है सपोर्ट के, यहां से अब देखना है कि 16,200 निफ्टी होल्ड कर पाता है कि नहीं। एग्जैक्टली 16,200 पर इस समय बाजार आते हुए दिख रहा है और नए रिकॉर्ड लोज कुछ काउंटर्स पर और साथ ही करेंसी मार्केट में आपको इस समय दिखेंगे। आइए आज स्टॉक्स के लिहाज से कहां पर है खबरों का एक्शन वो भी जान लेते हैं और आने वाले दिनों के लिए कौन से हैं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स इस पर भी डाल देते हैं एक बार नजर। कुशल अरमान दोनों हैं हमारे साथ तैयार। कुशल गुड आफ्टरनून, पहले बताएं कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बाजार के लिए? बिल्कुल दीप, ऑलमोस्ट 2 सिंस के मुकाबले ही मेरे ट्रिगर्स हैं आज के लिए या पूरे 3-4 दिनों के लिए?
3 दिनों का मिला के 2 ही हैं। हाँ। बताएं। तो सबसे पहले आप देखिए, आज यूएस के सीपीआई आंकड़े आते हुए नजर आएंगे मई महीने के। चाइना के तो ऑलरेडी सुबह हमने देखा कि आ चुके हैं। कल ई मुद्रा इसकी बोर्ड बैठक होने वाली है। नतीजों के साथ साथ जो हाल की लिस्टिंग रही है, इसके डिविडेंड को लेकर भी कंपनी बोर्ड बैठक करती हुई नजर आएगी। और अब मैं परसों पे भी पहुंच चुका हूं, इनफैक्ट परसों यानी 13 जून मंडे ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सेरा सैनिटरी वेयर का जो स्टॉक है, जिसमें फाइनल डिविडेंड 20 रुपये का था और स्पेशल डिविडेंड 15 रुपये का है, तो ये एडजस्टमेंट्स होती हुई नजर आएगी। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूके के बाजार काफ़ी अहम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अप्रैल महीने का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है वो भी यूके में रिलीज होता हुआ दिखेगा सोमवार को। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, बट ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट डेटा तो आज शाम का ही है, जिस पर हमारी नजर है। अमेरिका में इन्फ्लेशन कैसा रहता है। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं जितनी भी खबरें कौन सी हैं? आपके पास पूरे हफ्ते के जितने ट्रिगर्स हैं, मेरे पास उतनी न्यूज़ है आज की। सबसे पहले कॉनकोर, जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी है, जिसमें कॉनकोर का विनिवेश जल्दी आ सकता है और सरकार का ये कहना है कि वो इसी वित्त वर्ष ये जो विनिवेश है वो पूरा हो सकता है। अलंबिक फार्मा पर ध्यान रखिएगा, जिसमें यूएस एफडीए से इनको एक दवा की मंजूरी मिल चुकी है और इस दवा का उपयोग ब्लड कैंसर के इलाज के लिए किया जाएगा। कोल इंडिया, जिसमें FY23 के लिए जो इनका एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट है उसको मंजूरी मिल चुकी है और इस डॉक्यूमेंट के तहत उन्होंने ये कहा है कि जो कोकिंग कोल का उत्पादन है वो 4.3 करोड़ टन से बढ़ाकर लगभग 14 करोड़ टन तक कर देंगे। BOB, जम्मू एंड कश्मीर बैंक और सेंट्रल बैंक पर ध्यान रखिएगा, जो RBI ने दरें बढ़ाई हैं उसके चलते ये सारे बैंक दरें बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। उसी के साथ में अंत में एक ब्लॉक डील है जिसमें IFL फाइनेंस में, जिसमें 25 लाख शेयरों के कई सौदे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जहां पर हमें रखनी है नजर। शुक्रिया कुशल और अरमान, सारी डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। आइए एक और खबर जो आई थी थोड़ी देर पहले, उस पर भी डालते हैं नजर, और ये है शुगर सेक्टर के लिए। खबर ये आ रही है कि एथनॉल प्रोड्यूसर्स को ऑयल मार्केटिंग कंपनी से कुछ एक्स्ट्रा या कुछ इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, ताकि उनके जो लागत है एथनॉल बनाने की, वो जो बढ़ रही है लगातार, उसको कॉम्पनसेट किया जा सकते। कितनी अहम खबर है ये और कहाँ होगा इसका इम्पैक्ट, समझाने के लिए एक खास मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रही है। आज एक स्पेशल न्यूज़ पर व्यूज़ है आफ्टरनून शो में। जुड़ रही है हमारे साथ मैनेजमेंट श्री रेणुका शुगर्स की, और यहाँ पर हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी साहब हैं, जो जुड़ रहे हैं बताने के लिए कि इस खबर का इम्पैक्ट कितना इम्पोर्टेंट होगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज एकदम इमीडिएटली वक्त देने के लिए। और इस खबर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, बेसिकली खबर यही आई है सर कि ऑयल कंपनीज की तरफ से 1.25 से 2.25 रुपये तक प्रति लीटर प्रीमियम एथेनॉल पर आपको एक इंसेंटिव दिया जा सकता है जून से नवंबर के बीच। क्या इस समय इंडस्ट्री को जरूरत है? किस तरह की कॉस्ट रही है सर, और क्या ये कॉम्पनसेशन कवर कर पाएगा जो भी ये बड़ी कॉस्ट आई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये हम लोगों के लिए एक बुनांजा है। हम लोग को ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और ये एक चीज जो समझ में आती है कि गवर्नमेंट अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिखाई दे रही है एथेनॉल के ब्लेंडिंग के मुतल्लक। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अभी देखिए 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि शुगर सेक्टर ऑलमोस्ट 10% ब्लेंडिंग का लेवल आ गया है। तो मेरा ये मानना है कि अब ये ऑफ सीजन मंथ्स में डेफिनेटली प्रोडक्शन की कॉस्ट तो बढ़ती है, क्योंकि फैक्ट्री तो सेम चलने वाली है और मिल्स बंद रहती हैं, तो डिस्टिलरी चलती है तो कॉस्ट बढ़ती है। तो उसको थोड़ा बहुत कॉम्पनसेट करने के लिए मैं समझता हूँ ये बोनांजा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने दिया है। हम लोगों का बैक ऑफ द कैलकुलेशन आइडिया ये है कि ये 325 करोड़ के आसपास का टोटल डिसबर्समेंट होगा, और ये ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। तो ये मतलब जो भी जून से लेके नवंबर महीने तक जो भी अपने एथेनॉल सप्लाई करेंगे उसमें ये लागू होगा। एक चीज इसके साथ अच्छी है कि ये जब अक्टूबर में अपना सीजन चालू हो जाता है, नया सीजन, तो अक्टूबर और नवंबर में भी ये लागू रहेगा नए सीजन के तहत। तो ओवरऑल ये शुगर सेक्टर के लिए तो अच्छी खबर है, डेफिनेटली, इसमें दो राय नहीं है। चलिए, तो शुगर सेक्टर के लिए तो अच्छी खबर है, पर जैसा आपने कहा सर, एक प्लेजेंट सरप्राइज आ गया इंडस्ट्री के लिए। तो अगर ये नहीं भी आता तो भी ठीक ठाक थी कंडीशन, या फिर इसके आने से थोड़ा अच्छा हाल हो जाएगा? क्योंकि वैसे हम देख रहे हैं, जैसा आपने भी कहा, एथेनॉल ब्लेंडिंग अच्छी खासी चल रही है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी से लगातार खरीदारी भी हो रही है,
प्राइसेस भी आपको अच्छे मिल रहे हैं, तो क्या ये डायरेक्टली फिर बॉटम लाइन पर भी इसका फायदा आते हुए दिखेगा सर? नहीं, बॉटम लाइन पे तो डेफिनेटली फायदा दिखाई देगा, क्योंकि आप देखिए कि 4.38 बिलियन लीटर या 438 करोड़ का कॉन्ट्रैक्टिंग हुई है, और उसके तहत अभी तक का जो सप्लाई हुई है वो केवल 215 बिलियन या 215 करोड़ लीटर ही सप्लाई हुआ था। जो बैलेंस क्वांटिटी है, जो अब अगले 6 महीने में सप्लाई होगी, उसके ऊपर ये लागू होगा। तो ये डेफिनेटली इंडस्ट्री के लिए तो अच्छी खबर है, बट गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि आज की तारीख में आप देख ही रहे हैं कि आज क्रूड का क्या दाम हो गया है। आज मैं समझता हूँ ये ओएमसीज जो हैं अपनी कमाई में से ही थोड़ा बहुत पास ऑन कर रही है, कोई, क्योंकि कंज्यूमर को तो जो प्राइस देना पड़ रहा है वो तो इससे कहीं ज्यादा है। मैं समझता हूँ ये इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। और फिलहाल क्या सिचुएशन है सर ओएमसीज की तरफ से खरीदारी की? जितना प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा खरीद पा रहे हैं? डिमांड सप्लाई सिचुएशन क्या है इथेनॉल की सर? नहीं, अभी थोड़ा उल्टा हो गया सिनेरियो। पहले हम लोग उनके पीछे पड़ते थे, अब ओएमसीज पीछे पड़ रही, क्योंकि उनके ऊपर भी मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर का प्रेशर और पीएमओ का प्रेशर बहुत जबरदस्त है। अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कमिटेड हैं जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए बाय 2070, और उसमें मैं समझता हूँ एथेनॉल का बहुत बड़ा योगदान होगा। और आज एथेनॉल अगर 62-63 रुपए लीटर गवर्नमेंट लेती भी है, अल्टीमेटली कंज्यूमर को तो 110-15 रुपए ही देना पड़ रहा है। तो फिर इट्स अ विन विन सिचुएशन, कोई सब्सिडी इन्वॉल्व नहीं है, और इससे क्या है, इंडस्ट्री की हालत सुधरेगी तो किसानों की भी सुधरेगी। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ ये बहुत होशियारी का काम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बगैर इंडस्ट्री पीछे पड़े हुए ये हुआ है। तो मैं समझता हूँ इसको हम तहे दिल से इसका स्वागत करते हैं। इथेनॉल के साइड पे तो अच्छा है, और ये एक अनएक्सपेक्टेड बोनांजा आ गया तो कंपनीज को इसका भी फायदा होगा। थोड़े इंसेंटिव्स मिलेंगे इस पीरियड में इथेनॉल बना के बेचने के लिए। अच्छा सर, शुगर साइड पर एक जो रिसेंटली खबर आई थी, 1 करोड़ टन की एक्सपोर्ट लिमिट सरकार ने लगा दी है शुगर एक्सपोर्ट्स के लिए। ये कितनी अहम है सर, और क्या इसके ऊपर का भी एक्सपोर्ट होता है इस साल, या फिर ये लिमिट जो है इसके अंडर ही एक्सपोर्ट होने वाला था? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट से हम लोगों के इतने दिनों में डिस्कशंस हुए हैं, उनका ये फीलिंग है कि 6 मिलियन टन यानी कि 60 लाख टन का कैरी ओवर शुगर का स्टॉक रहना चाहिए एज ऑफ 1 अक्टूबर। तो हम लोगों का ये मानना है कि अगर आप इस साल का पोजीशन देखें तो इंडस्ट्री ने स्टार्ट किया था 8.5 या 85 लाख टन की शुगर का ओपनिंग स्टॉक था। इस बार का प्रोडक्शन अपना मतलब 39.5 मिलियन टन हो गया सुक्रोज का प्रोडक्शन। तो अगर इसका डिस्पोजल देखें तो 3.5 मिलियन टन तो गया एथेनॉल बनाने में डायरेक्टली, 27.5 मिलियन टन की अपनी डोमेस्टिक की कंजम्पशन की फिगर है, और 10 मिलियन टन गवर्नमेंट ने जो अभी तक का वो अनाउंस किया है। तो जो कैरी ओवर होगा वो 7 मिलियन टन का होगा। तो हम लोगों का ये मानना है कि 7 मिलियन टन का जो कैरी ओवर है ये कुछ ज्यादा ही रहेगा, और आज बाजार अच्छे हैं तो इससे बेहतर है कि जो अपना स्टॉक हिंदुस्तान में कैरी कर रहे हैं उसको लिक्विडेट किया जाए। तो इसके लिए रिक्वेस्ट भी की है कि 1 मिलियन टन आप और कोटे को बढ़ाएं। तो 10 मिलियन टन का कोटा है उसको अपने 11 करें। मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट भी इसको तरफ सीरियस तवज्जो देगी, और आने वाले दिनों में हम लोग इसके बारे में सुन सकते हैं। गवर्नमेंट का जो फियर है कि शुगर के प्राइसेस ना बढ़ जाएं, तो मैं नहीं समझता हिंदुस्तान में कोई अभी शुगर के प्राइस बढ़ने की कोई भी फिक्र है। आज जितनी भी सब कमोडिटीज हैं, केवल शुगर ही ऐसी कमोडिटी है जो बिल्कुल ही कांस्टेंट रही है। प्राइस रेंज बिल्कुल पिछले 6-8-10 महीने में सेम है। फर्क इस समय घरेलू बाजार और इंटरनेशनल मार्केट्स के प्राइस में? नहीं, डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट बाजार हिंदुस्तान से बेहतर हैं, तो इसीलिए एक्सपोर्ट की कंपेटिटिवनेस है। और सेकंड भी क्या है कि इंडिया प्रोबेबली इस पीरियड में इंडिया ही अकेला बड़ा सप्लायर है वर्ल्ड मार्केट के लिए। तो इस सब सिनेरियो में मैं समझता हूँ हिंदुस्तान को इसका फायदा उठाना चाहिए, और जितना अपने शुगर के स्टॉक्स को लिक्विडेट कर सकते हैं वो अपने हित में ही होगा।
बेसिकली बात यही है कि एंड ऑफ द ईयर जो सरकार चाहती है 60 लाख टन की बफर होनी चाहिए, वो होगी अगर आप ये 10 लाख टन एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट करते हैं तो। एब्सोल्युटली। और उस बफर मतलब 2.5-3 महीने का ये कंजम्पशन हुआ, मैं नहीं समझता हिंदुस्तान में कोई प्राइसेस कहीं बाहर जाने वाले हैं। और सेकेंडली अगला सीजन भी हिंदुस्तान का बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहा है। अभी तक की जो रिपोर्टें आ रही हैं तो कहीं कोई प्रोडक्शन में तकलीफ नहीं दिखाई दे रही आने वाले साल में भी। प्रोडक्शन अगले साल का भी अच्छा रहेगा, इस साल भी ऑफटेक अच्छा है और ऑफ कोर्स एथेनॉल से जुड़े तो सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी सिचुएशन समझाने के लिए। तो शुगर सेक्टर पर रखनी है नज़र और ये थे आपके लिए चतुर्वेदी साहब बताते हुए जहाँ तक श्री रेणुका शुगर का सवाल है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं और हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाजार पर भी एक बार डाल देते हैं नज़र क्योंकि फ्रेश डेज लो पर है। अभी थोड़ी देर पहले 16,200 के नीचे आपको निफ्टी जाते हुए दिखा था, 34,450 के नीचे तो बैंक निफ्टी आ ही गया है। राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी, सचित जी, किरण जी और शरद जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। और शुरुआत करते हैं बिगुल चार्ट कॉर्नर का राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए दीपांशु, वसीम साहब और सिदानी साहब कंटिन्यूसली बोल रहे हैं चैनल के ऊपर कि होटल में जगह नहीं है, होटल में जगह नहीं है। तो आदमी हॉलीडे पे जाएगा तो जाने के लिए एयरपोर्ट जाएगा। तो हमारी खरीदारी की राय है जीएमआर इंफ्रा पर। फंडामेंटल रीजन तो बता दिया और टेक्निकली मार्केट लोएस्ट पॉइंट पर है और ये स्टॉक पिछले 2 दिन के हाइस को क्रैक कर रहा है। जीएमआर इंफ्रा पिछले 2 दिन के हाइस के ऊपर है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर शॉर्ट टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, एक पॉजिटिव आउट परफॉर्मेंस निफ्टी के बनिस्बत दीपांशु इस चार्ट पर देखने को मिल रही है। एक मूविंग एवरेज की रेखा को अभी चार्ट पर स्टॉक ने पार किया है। तो जीएमआर इंफ्रा पर हमारी खरीदारी की राय है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस आपको रखना है कोई 75 पैसे नीचे, यानी कि आप स्टॉप लॉस रखें 36 रुपये 50 पैसे के आसपास। जो पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा वो 39 रुपीज़ का, 39 का पहला टारगेट और इवेंचुअल टारगेट होगा 39.75 का। तो 39.75 के अग्रेसिव बड़े टारगेट्स के लिए जीएमआर इंफ्रा में हमारी खरीदारी करें। यह है आपके लिए जीएमआर इंफ्रा। कल एक बड़ी ब्लॉक डील भी होती हुई दिखी थी जीएमआर इंफ्रा में, हमने ये एक्शन देखा था और अब आप देख रहे हैं कि स्टॉक में भी तेजी बन रही है। आइए किरण जी के पास चलते हैं। बिगुल किरण का कमाल। गुड आफ्टरनून किरण जी, बताएं सर क्या करना है इस समय। एडिशन सर, आपका ऑडियो म्यूट है। नहीं अब आ गया सर, म्यूट है? बताएं, अब बताएं सर। अच्छा, वेरी गुड आफ्टरनून दीप। गुड आफ्टरनून सर। बिकवाली की सलाह है और बेचना है एचडीएफसी लाइफ, जो कि पिछले 10 दिनों के कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन देता नजर आ रहा है। 595-45 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इधर बेचने की सलाह है। 600 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मेरा पहला टारगेट रहेगा 585, दूसरा 581, 82, ये टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ये बेचने के पीछे 2-3 कारण है। पहले तो एक बहुत अच्छी रैली हमने देखी, उसके बाद 10 दिनों का कंसोलिडेशन और वो कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है। दूसरा ऑप्शन चेन डेटा, इधर जो पुट बायर्स थे वो अनवाइंड करते नजर आ रहे हैं, यानी इधर मुझे लगता है कि नीचे में लगभग 570 के पुट ऑप्शंस में भी कवरिंग होती नजर आ रही है। तो बड़े डाउनसाइड के लिए शॉर्ट पोजीशंस लेनी चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। और दीप, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दिया है, ये हमारा डिस्क्लोजर रहेगा। तो ये है आपके लिए एचडीएफसी लाइफ पर सेल कॉल आती हुई दिख रही है। 600 का लेवल भी स्टॉक ने तोड़ा है और 600 पर ही आप रखिए स्टॉप लॉस। 585 और 580 तक के टारगेट के लिए किरण जी की है सेल कॉल। सचिन जी भी हैं तैयार, आइए बिगुल उनके लिए बीटीएसटीडी का। बताएं सचिन जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, मुझे लग रहा है यहाँ पर रिलायंस का कंट्रीब्यूशन काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है आज के बिकवाली में, एंड मुझे लग रहा है अभी यहाँ पर फ्रेश
वीकनेस आईटी स्टॉक्स में नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से जो गिरावट होगी इसमें कंट्रीब्यूटर्स काफ़ी हद तक आईटी स्टॉक्स होने चाहिए। HCL टेक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास स्विंग हो रहा है। जिस तरीके से इसने अपने 60 मिनट लो को तोड़ दिया है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर यहाँ पर बिकवाली हावी होनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी HCL टेक के फ्यूचर्स में। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है इमीडिएट बेसिस पे, तो मुझे लग रहा है क्लोजिंग बेसिस पे 1026 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये पोजीशन मेंटेन करनी है। इंट्राडे के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 992 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है जो एक इसने गैप छोड़ा था उस गैप के नीचे जो एक स्विंग बनाया था 970 972 का, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर स्विंग वापस एक बार रीविजिट हो सकता है। तो यहाँ पर बिकवाली करनी है HCL टेक के फ्यूचर्स में। इंट्राडे टारगेट होगा 992 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 975 का। ओके, तो 992 975 के टारगेट के लिए बेचें HCL टेक। यही एक आईटी काउंटर था जो सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था और अब इसमें और आपको कमजोरी बनते हुए देख रहे हैं। तो HCL टेक गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। वीकनेस आपने और बनती हुई देखी है कई सारे काउंटर्स पर। इंडिया बुल्स हाउसिंग 4.5% नीचे आया है। सिमीजी के सेल कॉल था। L&T फाइनेंस, चोला इन्वेस्टमेंट, बजाज फाइनेंस, सारे के सारे आज NBFCs एज अ बास्केट गिर रहे हैं। बैंक्स और फाइनेंशियल्स में तो कमजोरी है, बट सारी आपके NBFCs इस समय फिसलती हुई दिख रही हैं और यहाँ पर आपको ज्यादा वीकनेस आ रही है। कोटक महिंद्रा बैंक ये 1800 के लेवल को तोड़ते हुए दिख रहा है और अब 1800 के नीचे कोटक बैंक आपको आते हुए दिखा है। तो यहाँ पर इन पर्टिकुलर थोड़ी और दबाव बन रहा है। एक बार सुमित जी से जरा राय ले ली जाए। सुमित जी, कोटक बैंक काफी तेजी से फिसल रहा है इस समय, क्या करना है इसमें? थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो है स्टॉक के अंदर और बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी के अंदर ही अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग है। तो कोटक बैंक के अंदर अभी थोड़े नीचे के लेवल और देखने को मिल सकते हैं। 1780 1760 रुपए तक के लेवल कोटक बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनली जिनको लेना है वो लोग लोअर लेवल्स पे ले सकते हैं और अभी यहाँ से जिन्होंने ट्रेडिंग के लिहाज से शॉर्ट किया हुआ है उन लोगों के लिए 20-30 रुपए की जगह नीचे में और है कोटक बैंक के अंदर। कोटक बैंक पर भी करें बिकवाली, ये आपके लिए राय आती हुई दिख रही है सुमित जी की तरफ से। शरद जी भी हैं हमारे साथ। शरद जी, स्टॉक स्पेसिफिक, बाजार स्पेसिफिक एक्शन की बात करें उससे पहले एक जरा नजरिया दें बाजार पर। ये पूरे की पूरी इंपोर्टेड वीकनेस है जो ग्लोबल मार्केट्स में चल रहा है। आज यूएस में भी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है या फिर इसमें कुछ हमारे फैक्टर्स भी हैं? बिकॉज काफ़ी भारी लेवल से हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स को इस समय, और ऐसा कुछ नेगेटिव हमारे बाजार के लिए नहीं आया। आरबीआई पॉलिसी में भी कुछ ऐसा बड़ा नेगेटिव नहीं था, सिर्फ वो इन्फ्लेशन का टारगेट थोड़ा ज़्यादा आया था। किस पर रिएक्ट कर रहा है सर ज़्यादा बाजार इस समय? नहीं, मुझे लगता है ज़्यादातर फोकस इंटरनेशनल मार्केट्स से जो रुझान आ रहा है उसी की वजह से है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके की मूवमेंट इंटरनेशनल मार्केट्स में भी फर्स्ट लेग ऑफ रिकवरी हमने देखी है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आज की करेक्शन के बाद मैक्सिमम एक आधा दिन और हो सकता है आपको ऐसी वीकनेस वाली सिचुएशन देखने मिले। उसके बाद आपको वहाँ भी थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। कुछ एशियन मार्केट्स हैं जो हमने देखे हैं, वहाँ पे ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट दिख रहा है। जैसे जापान में और चाइनीज़ मार्केट्स में काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है, वहाँ करेक्शन भी सबसे ज़्यादा आई थी। हमारे मार्केट्स में करेक्शन लगभग इन सिंक विद ग्लोबल मार्केट्स ही आई है। ज़्यादा कुछ हमारे मार्केट्स ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 3 मंथ्स करेक्ट नहीं किए हैं। तो मेरा ये मानना है कि 1-2 दिन और हो सकता है मैक्सिमम ये वीकनेस कंटिन्यू करे, उसके बियॉन्ड हम अपनी नॉर्मल ट्रैजेक्टरी पे वापस आ जाएंगे, ग्लोबली भी और डोमेस्टिक लेवल पे भी। तो अगले हफ्ते से थोड़ी रिकवरी एक्सपेक्ट करें, एक बार ये बड़ा इन्फ्लेशन का इवेंट आउट ऑफ द वे हो जाए या फिर फेड पॉलिसी के बाद? जी बिल्कुल, मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए, तो एक रिकवरी आनी चाहिए, बट तब तक क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 16,200 के नीचे अब डिसाइसिवली निफ्टी ट्रेड कर रहा है। थोड़ी देर पहले नीचे आया था, फिर वापस रिकवर हो गया, बट अब डिसाइसिवली 16,200 के नीचे आप निफ्टी को ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो कमजोरी यहां पर और बढ़ रही है इस समय। और फ्रेश बाउट ऑफ सेलिंग कहां से आ रही है? HCL टेक, जिस पर अभी सचिन जी ने सेल कॉल दी, HDFC लिमिटेड 0.25% नीचे ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। L&T में आप फ्रेश वीकनेस इस समय बनते हुए देख रहे हैं। कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, इन सभी में आप फ्रेश बिकवाली देख रहे हैं। जो दिग्गज हैं उनमें आप फ्रेश वीकनेस बनते हुए देख रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार का रिएक्शन और इस समय बढ़ते हुए दिख रहा है। एक बार HDFC लिमिटेड पर भी जरा एक चार्ट चेक लिया जाए। सचिन जी, कैसा दिखता है? 2200 के नीचे आ रहा है, अगेन की कंट्रीब्यूटर है इस समय की निफ्टी वीकनेस का। जी दीपांशु, यहाँ पर क्लियरली जिस तरीके से अभी भी डेटा है, जो एक हर्डल उसने
पार नहीं किया 2300 का, आई थिंक वो पर्टिकुलर हर्डल अभी यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ऑन द लोअर साइड कहीं पर भी बीच में सपोर्ट नहीं है 2100 लेवल के पहले, तो मुझे लग रहा है ये जो डिक्लाइंस अभी शुरू हुए हैं वो लगभग 2100 तक तो मिनिमम जाने ही चाहिए। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है थोड़ी सी वीकनेस और गहराती हुई नजर आ सकती है। तो इसी वजह से स्टॉप लॉस आपको क्लोजिंग बेसिस पे लगाना है 2240 के आसपास। जब तक ये पर्टिकुलर लेवल ऑन क्लोजिंग बेसिस वायलेट नहीं होता ऑन द हायर साइड, आई थिंक तब तक ये जो मूव फिलहाल ट्रिगर हुई है या मोमेंटम जो जनरेट हुआ है उसको चेज करना चाहिए। एंड फ्रेश शॉट्स यहाँ पर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। स्टॉक के लिए रिव्यू जोन पहला होगा अराउंड 2100 का, एंड अगर वो पर्टिकुलर लेवल टूट जाता है तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर जो रिसेंट स्विंग लो बनाया था 2050 के आसपास, आई थिंक वहाँ तक ये पर्टिकुलर वीकनेस सीप इन हो सकती है। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉशियस ही रहना है। एंड इनफैक्ट अगर किसी को शॉर्ट डिप्लॉय करने हैं तो 2240 के स्टॉप लॉस के साथ ही डिप्लॉय करना चाहिए। तो ये है आपके लिए HDFC लिमिटेड, जहां पर रख रही है आपको नजर, कमजोरी इस पर बन रही है। HDFC बैंक भी इस समय काफी तेजी से गिरते हुए दिख रहा है। आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, सेल कॉल रडार पे आया है। मार्केट्स के अंदर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज्यादा ही है और स्टॉक स्पेसिफिक भी सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक में मेरे पास सेल कॉल आया है उसका भी भाव चल रहा है 623 रुपया 50 पैसा फ्यूचर्स के अंदर। स्टॉक का नाम है GNFC। GNFC के अंदर गिरावट है। GNFC यहां से और सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है। स्टॉक पिछले हफ्ते भर से वैसे भी गिरावट के मोड में ही है, उसके पहले थोड़ा सा बाउंस बैक आया और सस्टेन नहीं किया और वापस से सेलिंग आ गई। अब स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है यहां से सेलिंग प्रेशर और देखने को मिलेगा। कल के लो के पास स्टॉक आ चुका है। जैसे ही कल का लो निकलेगा तो 608 रुपए से लेके 600 रुपए तक के लेवल 1 से 2 दिनों के अंदर GNFC के अंदर देखने को मिल सकते हैं। यहां पे CMB पे बिकवाली करें, 634 रुपए का ऊपर में स्टॉप लॉस लगाएं। 608 और 600 ये दो टारगेट 1 से 2 दिनों के अंदर GNFC में देखने को मिल सकते हैं। तो यह है आपके लिए GNFC, जिस पर बिकवाली की राय आ रही है सचिन जी की, माफ कीजिए सुमित जी की तरफ से, इस पर रखनी है नजर। सचिन जी के पास वापस चलते हैं, उनका एक और कॉल BTSTT। बताएं सर। दीपांशु, पिछले हफ्ते से लगातार हम प्राइवेट सेक्टर्स बैंक्स में शॉर्ट कॉल्स रेकमेंड करते हुए आए हैं। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है अभी यहाँ पर फ्रेश वीकनेस एक्सिस एंड कोटक के बाद इंडसइंड बैंक में नजर आ रही है। जिस तरीके से ये 910 का लेवल तोड़ रहा है, अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को इसने वायलेट कर दिया है। एंड इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर वीकनेस 885 तक तो एक्सटेंड होनी चाहिए। बट पोजिशनली यहाँ पर लगभग 870 के जो स्विंग लो बने थे वो भी रिविजिट हो सकते हैं। तो यहाँ पर बिकवाली करनी है इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है यहाँ से 922 पे, एंड पहला टारगेट होगा लगभग अराउंड 885 का। बट मुझे लग रहा है ये पोजीशन आपको रोल ओवर करनी चाहिए अगले एक हफ्ते के लिए 850 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो एक और बैंक कॉल पर सेल व्यू आ रहा है और इस समय है वो इंडसइंड बैंक, जहां पर आप वीकनेस बनते हुए देख रहे हैं। तो सचिन जी की तरफ से इस पर भी सेलिंग की राय है। इंडसइंड बैंक, ICICI, कोटक, एक्सिस, कोई भी बैंक स्टॉक पिकअप कर लीजिए, आपको यहाँ पर राहत नहीं मिलेगी। बट एक इंटरेस्टिंग काउंटर है और वो है दीपक नाइट्राइट। इस पर हमने थोड़ा पॉजिटिव एक्शन बनते हुए देखा है। किरण जी, रिबाउंड आ रहा है, खबर ऑफ कोर्स ये प्लांट बंद रहेगा जब तक ये अपने इश्यूज सॉल्व आउट नहीं कर सकते। अब आई डोंट नो उससे जुड़ी कुछ खबर है जो बाजार इस समय फैक्टर कर रहा है, या फिर रिसेंटली इतनी पिटाई हुई है इसलिए बाउंस बैक आया। बट बाउंस बैक है, क्या रहा है सर दीपक नाइट्राइट पर? देखिए, मैं डेड कैट बाउंस का नाम इसको दूंगा। मुझे नहीं लगता इधर से बहुत बड़ी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। बेस्ट केस सिनेरियो में मानता हूँ इधर से और 40-50 रुपए ऊपर जा सकता है, लगभग 1900 तक। उधर वो थकावट वापस हावी होती नजर आ जाएगी। हमने देखा है इस फॉल में लगभग जब से 2350 से हमने डिसाइसिवली नीचे फॉल आया, उसके बाद जो भी पुल बैक्स आए वो 4 से 5 दिन मैक्सिमम रह चुके हैं। उसके बाद नया बॉटम बनता नजर आया। आज दूसरा दिन है, थोड़ा सा साइडवेज जाके और 2 दिन और 23-40 रुपए ऊपर जा सकता है। पर इवेंचुअली मुझे लगता है कि टेक्निकली पैटर्न अभी भी नेगेटिव है। ऊपर में बिकवाली करने की सलाह होगी, वापस एक बार आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ये आपके लिए दीपक नाइट्राइट, डेड कैट बाउंस ही सही, बट नजर रखिए इस काउंटर पर। और ऑफ कोर्स अपडेट का इंतजार है, कब प्लांट खुलेगा
बट आज एक बाउंस बैक इस पर जरूर आते हुए आपको दिख रहा है। एक दो और काउंटर्स हैं जो इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। एशियन पेंट्स का जरा चार्ट पुल अप करिए, ये भी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। डॉक्टर रेड्डीज ऑफ कोर्स खबर के दम पर आज सपोर्ट दिखा रहा है। ब्रिटानिया में थोड़ी खरीदारी है। टाटा कंज्यूमर, डिवीज, बेसिकली डिफेंसिव काउंटर्स में आप थोड़ा सहारा बनते हुए दिख रहे हैं। बट एशियन पेंट्स ये इस समय इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक बार जरा कुणाल जी से पूछते हैं इसके चार्ट के बारे में। कुणाल जी, एशियन पेंट्स, हालांकि तेल के दाम कुछ ज्यादा तेजी से नहीं गिरे हैं, बट लग रहा है एशियन पेंट्स में कुछ तो मूव है। डेज हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है जब बाजार डेज लो पर है। क्या रहा है इसके चार्ट पर सर? देखिए दीपांशु, मैंने और राकेश जी ने कुछ दिन पहले इस पे बिकवाली की राय दी, बड़ी गिरावट आई, उसके बाद स्टॉक बिल्कुल सपोर्ट तक आया और सपोर्ट के लेवल से ही इसमें बाउंस आता हुआ दिख रहा है। तो बिल्कुल टेक्निकल रिबाउंड है ये जो भी आपको एशियन पेंट्स पे देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस पुल बैक में और थोड़े ऊपर के लेवल्स देखने को मिल जाए, लेकिन तुरंत इन लेवल्स पर खरीदारी की मेरी राय नहीं है। और उसकी वजह है कि ऊपर जाने का रास्ता थोड़ा मुश्किल है, हर लेवल पर रेजिस्टेंस का सामना स्टॉक को करना पड़ेगा। इंट्राडे चार्ट्स पर 2800 पर अगला रेजिस्टेंस है, तो एक उछाल बन सकता है 2800 तक। तो ये है आपके लिए एशियन पेंट्स, जिस पर रखिए नजर। इंटरेस्टिंग मूव आ रही है, बाजार फिसल रहा है, बट एशियन पेंट्स एक्शन में है इस समय। आइए, 2:30 बज गए हैं और इसका मतलब है वक्त है मिलने का सदाबहार सिटी साहब के साथ उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। गुड आफ्टरनून सेठी साहब, थोड़ा मूड माहौल अच्छा करिए। क्या करना है इस बाजार में? 300 पॉइंट नीचे इस समय निफ्टी आ गया है, 16,200 का भी लेवल तोड़ा है। क्या कर रहे हैं आज? गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल, बाजार में तो मार्केट मची हुई है, खास करके निफ्टी के लेवल्स पे 300 पॉइंट की गिरावट है और इसका पूरा असर निफ्टी के स्टॉक्स या F&O स्टॉक्स में तो जबरदस्त देखने को मिल रहा है। बट कैश मार्केट के जो स्टॉक्स है वहां पे गिरावट है, बट उतनी नहीं है कंपैरेटिवली। आज निफ्टी जब 300 पॉइंट खराब है तो उस लिहाज से जो कैश मार्केट के अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स है वहां पे भी 1-2% 2% की गिरावट है, बट मार्केट नहीं मची हुई है। तो मेरी आज भी 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। मुझे लगता है ये जो माहौल है, ये जो समय है, खरीदारी करनी है। मुझे लगता है ये जो माहौल है, ये जो समय है, ये अच्छी क्वालिटी के कैश मार्केट के स्टॉक्स को डिलीवरी लेके रखने का समय है। तो यहाँ पे 2 अच्छे स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह है। बताएं सर सेठी साहब, कौन से हैं स्टॉक्स आपके रेडार पर? जो दीपांशु आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है CMS इन्फो सिस्टम्स। CMS इन्फो इसका टिकर है, NSE का 234 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। ये भारत की एक लीडिंग कैश मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, यानी कि कैश जो होता है बैंकों का, कैश पिकअप करती है, कैश डिलीवर करती है। फिर इसके अलावा ये जो बैंकों के ATMs होते हैं उनको मैनेज करने का भी इनका एक बहुत बड़ा कारोबार है। कंपनी ये पैन इंडिया प्रेजेंट है, करीबन 4000 से ज्यादा इनके पास कैश वैन्स है, फिर 240 के करीब के ब्रांचेज है और क्लाइंट्स तो जितने PSU बैंक्स है उनको तो सर्व करती है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी, दिग्गज बैंक जैसे HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, इन सबको कैटर करती है। फिर बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ दर्ज करी है कंपनी ने पिछले कुछ सालों में। आज ये CMS जो सर्विसेज है, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, यहाँ पे इस कंपनी का मार्केट शेयर है 46% का पूरे भारत का। तो उस तरह की कंपनी है और बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। EBITDA मार्जिन है अराउंड क्लोज टू 27%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 22%, एक जीरो डेट कंपनी। और हाल ही की गिरावट में करेक्ट होकर स्टॉक एक बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे आ गया। इसका इशू आया था लास्ट ईयर दिसंबर में 216 के लेवल पे और आज ये स्टॉक 15-16 के मल्टीपल पे अवेलेबल है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इसको खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 250 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 225 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए CMS इन्फ्रो, 250 के टारगेट, 225 का स्टॉप लॉस। अच्छे कैश स्टॉक्स पर आप इस समय नजर रखते हैं और कैश की बात करी तो एग्जैक्टली कैश में ही ये काउंटर डील भी करता है। सेठी साहब को पसंद है 250 के टारगेट के लिए। बताएं सर, आपकी दूसरी पिक कौन सी रहेगी? दूसरा स्टॉक दीपांशु आज का है तमिलनाडु पेट्रो, TN पेट्रो, जो कि अभी 95 रुपए के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी स्पिक जो कि एक फर्टिलाइजर कंपनी है और दूसरा टिडको, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन दोनों के द्वारा ज्वाइंटली प्रोमोटेड कंपनी है। दोनों मिलकर कराए 34.5% इसमें हिस्सेदारी रखते हैं। ये कंपनी पेट्रोकेम प्रोडक्ट्स जैसे कि लीनियर एल्काइल बेंजीन, फिर कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन, ये सब बनाती है। एक जबरदस्त कंपनी और इस तरह की कंपनियों ने हाल ही में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आपको याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने इसी तरह की एक पनामा पेट्रो को रिकमेंड किया था जिसने दमदार उछाल दिखाया, दमदार रिटर्न्स बने बहुत ही शॉर्ट टर्म में। ये कंपनी भी बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। क्लाइंट लिस्ट देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, ज्योति लेबोरेटरीज, इस तरह की जो सब FMCG कंपनीज है उनको कैटर करती है। अच्छे फंडामेंटल्स है, डिविडेंड यील्ड भी है 3.06%, बुक वैल्यू है 83।
तो उसके लिए आपसे देखेंगे तो करंट प्राइस पे प्राइस टू बुक वैल्यू 1.1 टाइम्स ही है। फिर आपके बहुत ही अच्छे रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 23-24%, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है, 0.06 का डेट इक्विटी रेशियो, और पिछले 3 साल का पैट का कैगर भी जबरदस्त रहा है। और ये कंपनी आज जिन लेवल्स पे, इसके भी जो ईयरली हाइज है वो अराउंड 150 रुपए के हैं, 150, वहां से घट के ये आज 95 के लेवल पे आया है। ये स्टॉक आज 5 के मल्टीपल पे अवेलेबल है, जो कि बहुत ही सस्ता लगता है। मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स को इस तरह के बाजार में बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 105 रुपए का, 90 रुपए का स्टॉप लॉस रखता है। तो 105 का टारगेट, 90 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करनी है टीएन पेट्रो। तो 2 काउंटर्स हैं आपके लिए, सीएमएस इन्फ्रो, टीएन पेट्रो, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। शुक्रिया सेठी साहब, कमजोर बाजार में भी भरोसा रखने के लिए और 2 बेहतरीन पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस पर आप है खरीदारी की राय। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और काउंटर्स पर भी डालते हैं नजर जहां पर मूव आ रही है। अतुल लिमिटेड में एक स्पाइक आया है, ये इंटरेस्टिंग वन है, इस पर भी रखनी है नजर। यहां पर थोड़ा मूवमेंट आपको बनते हुए दिख रहा है। ट्रेंड ये सुबह से ही रेडार पर है और अभी भी देखिए स्ट्रेंथ होल्ड आउट कर रहा है। ट्रेंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। सुमित जी जरा देखें, जरा ट्रेंड का चार्ट 1115 का लेवल है और सुबह से होल्ड आउट कर रहा है सर। दीपांशु, ट्रेंड के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर आज और कल भी लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड, अच्छा बाउंस देखने को मिला था। आज स्टॉक 200 डीएमए लेवल भी तोड़ रहा है, तो आज का क्लोजिंग अगर 1105 के ऊपर देखने को मिल जाता है तो ट्रेंड के अंदर ऊपर का मूव अगले हफ्ते देखने को मिलेगा, और फिर 1140 रुपए से लेके 1150 रुपए तक का मूव अगले हफ्ते में ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग पोजीशंस होल्ड करें, 1100 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, 1140 1150 के टारगेट अगले हफ्ते तक ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। तो यह है आपके लिए ट्रेंड पर रखनी है नजर। कमजोर बाजार में भी 1-2 काउंटर्स हैं जो होल्ड आउट कर रहे हैं और इस समय उन पर मूवमेंट भी आ रहा है। ऐसा ही एक और काउंटर है सुप्रीम पेट्रो। कुणाल जी इस पर राय लीजिए। सेठी साहब जब टीएन पेट्रो की बात कर रहे थे तब इस पर नजर गई और एक बढ़िया स्पाइक सुप्रीम पेट्रो में अभी अभी आया है, 900 के लेवल पर आने की कोशिश कर रहा है। जरा देखें इसका चार्ट कुणाल जी। देखिए चार्ट बहुत अच्छा है दीपांशु, स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है और बिल्कुल सीधी बढ़त हमने स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में देखी है। 3-4 दिनों का कंसोलिडेशन भी हो चुका है, तो चार्ट अच्छा है और जिस तरह का ये जो पूरा स्पेस है इसमें हम लगातार तेजी देख रहे हैं। तो जिनके पास भी पोजीशन है मेरी बने रहने की राय है। यहाँ पर अब एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 900 का रखें और बहुत मुमकिन है कि आपको 4 डिजिट्स में भी स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखे। इस पर रखनी है आपको नजर। एक राय जरा ली जाए शरद जी की तरफ से भी। शरद जी ये जो रिफाइनर्स हैं, एमआरपीएल हो गया, चेन्नई पेट्रो हो गया, टीएन पेट्रो की बात हो रही थी, पनामा, कॉन्फिडेंस, इनमें बहुत बड़ी तेजी आई है। सिंगापुर जीआरएम्स ऑफ कोर्स $25-26 पर हैं। ऑलरेडी ये स्टॉक्स 50-60%, कुछ केसेस में तो ऑलमोस्ट डबल भी हो चुके हैं। अभी भी इसमें लेग रूम दिख रहा है सर यहाँ से ऊपर जाने का, जिस तरह से अभी भी तेल के दाम ऊपर जा रहे हैं, जीआरएम्स ऊपर जा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जीआरएम्स में ये जो उछाल आया है ये बहुत टेम्पोररी इन नेचर है और इन स्टॉक्स में जो प्राइस मूवमेंट आ गई है कुछ स्टॉक्स में, पनामा पेट्रो मैं इसमें से एक्सक्लूड करूंगा क्योंकि वो फंडामेंटली अभी भी बहुत ऐसा एक्सटेंसिवली ओवर वैल्यूड नहीं है और नंबर्स में इस जीआरएम्स की वजह से बहुत बड़ा उछाल वहाँ आया नहीं है। बट टिपिकली चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल में मुझे लगता है ये प्राइसिंग बहुत ज़्यादा ओवरप्ले कर गई है और यहाँ से काफ़ी सब्सटैंटिव करेक्शन इनमें आएगी वंस वो जीआरएम्स में आपको रिवर्सल देखने मिलता है। मैक्सिमम मेरे हिसाब से वो 10-15 दिन और वो जीआरएम्स का प्ले आप कर सकते हैं तो करिए, बट वो बहुत रिस्की है इन वैल्यूएशंस पे मेरे हिसाब से। अब रिस्की हो गया क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ी रैली इन पर आ गई है। लगभग हमारे एक्सपर्ट्स की भी जो भी रीसेंट टारगेट्स है वो भी इन काउंटर्स पर अचीव हो चुके हैं, तो अब थोड़ा इन पर ध्यान रखें। सर्किट फिल्टर लिमिट्स को भी रिवाइज किया गया है, बट एक बढ़िया रैली इस स्पेस पे थी पिछले 1-1.5 महीने से जहां पर बाजार की नजर बनी हुई थी। बट एक खबर है जिस पर आज बाजार की नजर बनी हुई है, यूएस में आई है, बट इसका इम्पैक्ट भारत में किसी कंपनी पर होता है या नहीं और कैसा इम्पैक्ट होगा ये समझते हैं। बाइडेन साहब ने कल ट्वीट किया है कि यूएस में जो इंसुलिन की बिक्री हो रही है वो प्राइसेस बहुत हाई हैं और वो प्राइसेस ड्रास्टिकली कट करना चाहते हैं। आइए समझते हैं इस खबर को और भारत में इस खबर का क्या इम्पैक्ट होगा। कुशल है हमारे साथ बताने के लिए। कुशल बताइए क्या हुआ यहाँ पर। बिल्कुल, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट है। इनफैक्ट जब मैंने इस पर रिसर्च की और पढ़ाई की दीपांशु, तो डेफिनेटली कुछ एक कंपनी है वहाँ पर आपको बड़ा फोकस रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये ट्वीट को देखें, यहाँ पर बाइडेन साहब ये कह रहे हैं कि जो इंसुलिन की एक वायल है यानी कि एक बॉटल इंसुलिन बनाने के लिए जो ड्रग कंपनियाँ हैं $10 की कॉस्टिंग उनकी आती है, और अगर आप खर्चा देखेंगे जो पेयर्स हैं या जो ग्राहक हैं, जो पेशेंट्स हैं जो इसको यूज़ करते हैं, वहाँ पर $175 से $300 प्रति वायल की ये कॉस्टिंग आती है। और आमतौर पर हर महीने यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ के, उनको लगभग 2 से 3 वायल्स की ज़रूरत होती है। तो यानी कि इनकी ट्वीट के हिसाब से ये जो $1000
का हिसाब है वो क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो लाइफ सेविंग ड्रग है इसकी कॉस्टिंग इतनी आती है और उनको ये पे करना पड़ता है। तो उसी के लिए वो फाइट कर रहे हैं कि इसकी जो मैक्सिमम कैपिंग है वो $35 पर आती हुई नजर आए। अब देखना होगा कि कितनी ये रिड्यूस होती हुई नजर आती है, बट डेफिनेटली इस वजह से काफ़ी सारी कंपनियां हैं जहां पर जिनका बायोसिमिलर में इंटरेस्ट है उन पर बड़ा फोकस बनता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं यूएस मार्केट्स की बात कर लेता हूं कि वहां पर यूएस में जो इंसुलिन का मार्केट है वो कितना बड़ा है। देखिए, अब ग्लोबली अगर आप इंसुलिन मार्केट को देखेंगे तो करीब 27-28 बिलियन डॉलर का है। उसके मुकाबले करीबन 15% जो इंसुलिन मार्केट है वो यूएस में है। तो 15% इंसुलिन मार्केट वॉल्यूम वाइज है, बट लार्जली अगर आप वैल्यू वाइज देखेंगे तो पूरे के पूरे इंडस्ट्री के रेवेन्यू में यूएस अकेला 50% कंट्रीब्यूट करता है, और वो इसीलिए क्योंकि इंसुलिन की जो दाम है वहां पर वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए बायोकॉन आप देखिए यहाँ पर इनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि इन्होंने बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स वहाँ पर लॉन्च कर दिए हैं। इनफैक्ट नवंबर 2021 में ही इन्होंने यूएस में पहला इंटरचेंजेबल बायोसिमिलर लॉन्च किया है। तो यानी कि जो पहले को जो इंसुलिन ले रहे थे, मिसाल के तौर पर सनोफी की जो लैंटस दवा है उसको ये रिप्लेस कर सकते हैं इस बायोसिमिलर प्रोडक्ट से, और सिमली इसका नाम है। तो डेफिनेटली ये जो लॉन्च इन्होंने किया है ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर इनको ये यूज़ करना पड़े, बट कॉस्ट वाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो लैंटस की लिस्ट प्राइस है जो जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है, इनफैक्ट तमाम जो 3 बड़ी कंपनियां हैं यूएस में जो इंसुलिन बनाती है उनकी जो प्राइसिंग है उसके मुकाबले अगर आप लिस्ट प्राइस के मुकाबले देखेंगे तो बायोसिमिलर ये जो बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने जो लॉन्च की है वो 65% सस्ती है। तो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होता हुआ नजर आता है। और अगर यूएस की तरफ से बायोसिमिलर्स पर फर्दर पुश आता है, 2 से 4% ऑलरेडी इनका मार्केट शेयर इन्होंने गेन कर लिया है, और आगे चलकर मैनेजमेंट ये कह रही है कि 15% का मार्केट शेयर ये ले सकते हैं यूएस में। तो डेफिनेटली अगर ये चीज हो जाती है और यूएस बायोसिमिलर्स को सपोर्ट करता है तो काफी अच्छी बात हो सकती है। तो अच्छी खबर हो सकती है बायोकॉन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी सस्ते दाम पर ये बेच रहे हैं। पर देखना पड़ेगा इवेंचुअल प्राइस कैपिंग अगर आती है यूएस में तो कैसी होती है। शरद जी, रेडार पर है बायोकॉन। वैसे तो एक इनिशियल डर ये रहता है कि इनके लिए नेगेटिव होगी, इंसुलिन ये भी बनाते हैं, पर ऑलरेडी ये काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर बेचते हैं। कैसे देखेंगे सर बायोकॉन को? जी बिल्कुल, जहाँ तक ये इंसुलिन का सवाल है, ये कम प्राइस पे ही प्रोडक्ट ला रहे हैं और इसलिए इनका प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा जो स्पेस में मैं ज़्यादा बुलिश हूँ, मुझे लगता है ये एक्विजिशन के बाद जो डेट का ओवरहैंग आया था उस वजह से स्टॉक में एक काफ़ी अच्छी करेक्शन आई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बायोसिमिलर्स अगले 2-5 सालों के लिए या उसके भी बियॉन्ड जिस तरीके से उसकी एक्सेप्टेंस, ड्रग की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है डेवलप्ड वर्ल्ड में बायोसिमिलर्स की, बहुत अच्छी डिमांड रहनी चाहिए। क्योंकि एलोपैथी में जब एक बॉडी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है उसके बाद सेकेंड लेवल आपको फ़ायदा जो पहुंचा सकते हैं वो सिर्फ बायोसिमिलर्स ही पहुंचा सकते हैं। और ग्लोबली ये एक्सेप्टेंस रेट काफ़ी रैपिडली बढ़ रहा है। अगले 5-7 सालों में सबसे प्रॉमिसिंग स्पेस रहनी चाहिए, और ये एक्विजिशन के बाद बायोकॉन बहुत स्वीटली स्पेस्ड है। शॉर्ट टर्म में 375-400, बट मैं इसको होल्ड करना चाहूंगा एज अ मल्टीबैगर स्टॉक पोर्टफोलियो में। मुझे लगता है बहुत स्कोप रहेगा इस स्टॉक में आने वाले समय में। बैगर बन सकता है अगर सारी चीजें ठीक जाएं इस कंपनी के लिए। और अडॉप्शन भी कुशल आप बता रहे थे कि काफी तेजी से इसका अडॉप्शन भी हो रहा है, बाकी देशों में भी हो रहा है। बाकी देशों में, इनफैक्ट यूरोप इन स्पेसिफिक, वहां पर भी मैं पढ़ रहा था कि उधर बायोसिमिलर की एक्सेप्टेंस जो है वो कंपेरेटिवली काफी फास्ट पेस पे हो रही है यूएस के मुकाबले। तो अगर यूएस भी इस चीज को सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली इनके लिए काफी बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। ओके, तो बड़ा गेम चेंजर हो सकता है बायोकॉन के लिए। सुमित जी, चार्ट पर एक बार राय दें। वैसे तो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, फार्मा में अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर में अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, बट शायद अब चीजें बदल जाएं। फिलहाल इन लेवल्स पर बायोकॉन पर क्या राय है? के संकेत मिल रहे हैं। न्यूज के बावजूद ये स्टॉक 2 दिनों में लोअर लेवल से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा रहा है। तो 340 के बाद 350 से 360 रुपए तक के लेवल बायोकॉन में देखने को मिल सकते हैं। आज सस्टेन किया है, कल भी इसने सस्टेन किया था। तो मेरे को लग रहा है कि जब तक ये नीचे में 330 के नीचे नहीं जाता है तब तक आप पोजीशंस होल्ड करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 330 के आसपास लगाएं। ऊपर में 340 के ऊपर 350 360 तक के लेवल अगले हफ्ते में बायोकॉन में फिर देखने को मिल सकते हैं। तो 340 350 360 तक के लेवल्स बायोकॉन में आ सकते हैं। कमजोर बाजार में भी स्टॉक होल्ड आउट कर रहा है और थोड़ा खबरों का भी इसे सहारा मिल सकता है। ये इंटरेस्टिंग व्यू बन रहा है जहां तक बायोकॉन का सवाल है। और भी कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको थोड़ी मूव आती हुई इस समय दिख रही है। इंटरग्लोब एविएशन, आरती इंडस्ट्रीज, बलरामपुर, यहां पर भी आपने थोड़ा मूवमेंट बनते हुए देखा है। इस पर भी रखे नजर, एक्शन बन रहा है।
पर जो वीकनेस आई है, एक बार जरा कुछ आईटी काउंटर्स पर भी डालते हैं नज़र, क्योंकि ये भी काफ़ी कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं। विप्रो देखिए 3% नीचे ये स्टॉक आज फिसला है, और आई थिंक कल भी इस काउंटर पर आप थोड़ा मूव आते हुए दिख रहे थे, अब रिवर्स होते हुए दिख रहा है, तो इसको रेडार पर रखिए। एक मिड कैप काउंटर है बिरला सॉफ्ट, यहाँ पर भी 3% की वीकनेस इस समय बन रही है। एक बार जरा बंसल जी से राय ली जाए बिरला सॉफ्ट पर। बंसल जी देखें जैसे इसको 360 का लेवल अभी अभी इसने तोड़ा है। बिल्कुल दिवांशु, चार्ट स्ट्रक्चर काफी खराब है। इनफैक्ट एक नेगेटिव क्रॉसओवर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और पिछले 3 दिनों के लोस के नीचे स्टॉक निकला है। तो जिनके पास भी दिवांशु शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ था, 360 एकदम वाजिब स्टॉप लॉस था, जो भी आपने लेवल मेंशन करा वो टूट चुका है। तो लॉन्ग में से निकलने की राय है, और उछाल पे बिकवाली की राय होगी। बिकवाली की राय होगी। ये है आपके लिए आईटी काउंटर्स। इस समय वीकनेस तो इस पर थोड़ी और बढ़ ही रही है, और होल्ड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट होल्ड आउट कर नहीं पा रहे हैं ये काउंटर्स, यही यहाँ पर परेशानी है। चलिए देखते हैं आईटी यहाँ से और फिसलता है या इन लेवल्स पर आईटी को सपोर्ट आते हुए दिखेगा, बट फिलहाल थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। शरद जी, चल क्या रहा है सर ये आईटी काउंटर्स में? क्योंकि यूएस में भी हम देख रहे हैं आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो उसका रिलेशन है यूएस इकोनॉमी से लेकर कुछ डर बन रहा है, क्योंकि रुपया तो रिकॉर्ड लो पर है, एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव तो इनके लिए बनता है, बट हर स्तर से हम देखते हैं कि आईटी पर 1-2 दिन का रिबाउंड आए, वापस गिरावट आ जाती है। देखिए, मुझे लगता है एक तो जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है वो है ही है, बट इसका जो प्रील्यूड है वो ये है कि इसके पहले ये स्टॉक्स बहुत एबनॉर्मल वैल्यूएशंस पे चले गए थे। बहुत सारी लीनियर रिलेशनशिप्स ड्रॉ कर ली गई थी कि जैसा पोस्ट कोविड एक बम्प आया था वैसा बम्प चलता रहेगा। वैसा लीनियर रिलेशनशिप में अब शायद लोगों को समझ में आ रहा है कि उतनी लीनियर रिलेशनशिप रहेगी नहीं। पोस्ट कोविड एरा में वापस ये अपने जो प्री कोविड एरा के रेट्स हैं ग्रोथ के, वहाँ चले जाएंगे। बट इसके अंदर भी पॉकेट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या सीपैस, ऐसे जो सास वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। क्लाउड से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। तो ये करेक्शन के बाद आपको कुछ स्टॉक्स में वहाँ काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। बिरला सॉफ्ट का आप लोग अभी जिक्र कर रहे थे, बिरला सॉफ्ट में ये लोग काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में आने वाले समय में आने वाले हैं। अगले 2 साल 20-22% की ग्रोथ भी रहेगी। तो अब मेरे को लगता है कंपैरेटिवली ऐसे मिड कैप स्टॉक्स में बहुत जगह ये हो गया, या कोफोर्ज हो गया, जहाँ ग्रोथ वगैरह ठीक रहनी चाहिए। OFSS एक स्टॉक है, वो भी हम लोगों को ठीक लगता है इन लेवल्स पे। टाटा कम्युनिकेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है इन वैल्यूएशंस पे लॉन्ग टर्म बेट्स के हिसाब से। तो अब इस स्पेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही हैं। सिर्फ फ्रंटलाइन स्टॉक्स में ना देखें जो टॉप 3 या 4-5 स्टॉक्स हैं, बट उसके बियॉन्ड अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। ज़्यादा करके मुझे लगता है अब ये जो एग्जैगरेशन होगी, अब यहाँ से जो भी करेक्शन आएगी ग्रेजुअली अब बाइंग आनी चाहिए इन स्टॉक्स में यहाँ पे। मिड कैप आईटी इन पर्टिकुलर यहाँ पर आपको थोड़ा सहारा मिलना चाहिए, इस पर रखे नज़र। और टाटा कम्युनिकेशंस की बात करी, ये स्टॉक आपके रेडार पर रहना चाहिए, क्योंकि आज की परफॉर्मेंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 20 रुपये का डिविडेंड का एडजस्टमेंट हुआ था, इसलिए आपको सुबह थोड़ा कमज़ोर दिख रहा था। अगर आप डिविडेंड एडजस्टमेंट हटा दें तो 10 रुपये एक्चुअली ऊपर है, ये काउंटर नीचे नहीं है। तो टाटा कॉम, ये इंटरेस्टिंग चार्ट है आपके लिए, इसको रखें अपने रेडार पर। 950 पर है। आइए, 2:45 बज गए हैं, वक्त है स्वागत करने का भसीन साहब का, भसीन के हसीन शेयर्स। गुड आफ्टरनून भसीन साहब। सुस्ती तो छाई हुई है, आज यूएसए डेटा के पहले 16,200 पर एग्जैक्टली निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बताएं सर, क्या है व्यू आपका इस समय? गुड आफ्टरनून दीपांशु। पहले तो मैं बता दूं, मैं तो ट्रैवल भी कर रहा हूं और मैं एक रायपुर में हूं, लेकिन जहां तक मुझे दिखता है यहाँ पे तो चौका ब्लॉक है। 350 आदमियों की वेटिंग मिलने को है, और कोई दो राय नहीं कि लोकल इन्वेस्टर। तो मुझे लगता है लास्ट हाफ एन आवर में, आज मैंने देखा वॉल्यूम बहुत कम है डेरिवेटिव में। लास्ट हाफ एन आवर में आई थिंक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, एंड लाइक आई टोल्ड यू, द यूएस डेटा विल not have the same effect as last time. So I am very, very optimistic. Next week onwards, all this correction will be over and we should be looking to go upside. तो आपके लिए अब 2 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। एक अपडेट दे दूं, GMR 36 पे मैंने 2 दिन पहले कहा था, वो 37.5 हो गया, उसमें 38 का टारगेट था। तो बने रहिए या प्रॉफिट बुक कीजिए। अब आपके लिए 2 बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी सर, प्लीज बताएं। तो सबसे पहले लीजिए दीपक नाइट्राइट। आई थिंक ये इसमें जो करेक्शन आई है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। citric acid is again very much in demand, and GNFC and दीपक नाइट्राइट, और कोई दो राय नहीं, जैसे ये केस वापस आ रहे हैं, दीपक नाइट्राइट शुड बी द बेस्ट प्लेस टू बी। 1840 का भाव है, लेने की चेष्टा कीजिए। 1800 का स्टॉप लॉस, 1925 का टारगेट मुझे बहुत जल्द दिखता है इन द नेक्स्ट 2 days।
दूसरा भी होएगा अगेन ऑटोज में देर इज नो स्टॉपिंग और एक्साइड शुड बी माय प्रेफर्ड पिक, इट्स अ डियोपोली एंड आई वुड रादर देन अमरराज नाउ सी एक्साइड गेटिंग री-रेटेड, क्योंकि एक्साइड का एक तो उसकी डिमांड और उसकी जो क्वालिटी है इट इज फार अहेड ऑफ मेनी अदर। तो एक्साइड लीजिए 145.5 में, स्टॉप लॉस ऑफ 141, टारगेट ऑफ 155। ओके तो दो बेहतरीन कॉल्स आपके लिए। दीपक नाइट्रेट जिसकी अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, अच्छा रिबाउंड है, 1925 का होगा टारगेट, 1800 का होगा स्टॉप लॉस, खरीदारी करके चल सकते हैं। एक्साइड आज इसमें आपको डिप आते हुए दिख रहा है, खरीदारी करें, 155 का टारगेट, 141 का स्टॉप लॉस। शुक्रिया भसीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। मंडे को ऑफकोर्स सर आपसे फिर से होगी मुलाकात कुछ और बेहतरीन पिक्स के लिए। तो नजर रखिए, चुनिंदा स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको इस बाजार में जरूर दिख रहे हैं इस समय। एक दो और काउंटर्स जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है, एक है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, इस पर एक बड़ा स्पाइक आते हुए दिखा, आई थिंक इसके नतीजे भी आते हैं, उसके बाद ये काउंटर मूव कर रहा है 8.5% ऊपर। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स का शेयर आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। और उसके बाद पुलअप करिए, टी लेटर का ही एक और काउंटर है थायरोकेयर, अगेन उस पर भी एक बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। अभी अभी एक स्पाइक आया है, निचले स्तर से अच्छी रिकवरी है, 1.5-2% ये काउंटर मूव कर रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। कैश मार्केट में अच्छा एक्शन बन रहा है इस समय चुनिंदा काउंटर्स के लिए, इस पर रखते हैं नजर। JSW एनर्जी, इस पर भी एक मूव आई थी थोड़ी देर पहले। इनफैक्ट आज पावर स्टॉक्स भी थोड़ा एक्शन में है, टोरेंट पावर पर भी रखे नजर, इस पर भी मूव आ रही है। CESC सुबह इस काउंटर के बारे में बात हो रही थी, आई थिंक अमरीश सर इसे रेकमेंड भी करके गए थे। टाटा पावर भी रेडार पर है, पावर स्टॉक्स में भी थोड़ा थोड़ा एक्शन बन रहा है। JSW एनर्जी, सुमित जी जरा देखें, काफी समय से इस पर बात नहीं हुई है, 250 का लेवल आज। दीपांशु, स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है, स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से एक बाउंस का संकेत मिल रहा है। अगर स्टॉक के 1-2 दिन और तेजी दिखा देता है और 255-60 के ऊपर बंद दे देता है तो फिर JSW एनर्जी के अंदर एक बढ़िया बाउंस देखने को मिलेगा और 290 से 300 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ दिनों हफ्तों की गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब थोड़ा वॉल्यूम्स के साथ बाउंस बैक आया है, तो ये 1 या 2 दिन और सस्टेन कर जाए ऊपर में और 255-60 का लेवल तोड़ दे, फिर ये 280-290 तक के लेवल तो शॉर्ट टर्म में ही दिखा लेगा। तो JSW एनर्जी पर भी रखनी है नजर, पावर स्टॉक्स पर रखिए नजर। आई थिंक रिपोर्ट्स भी आई थी कल, देश में रिकॉर्ड पावर की खपत रही है, ऑलरेडी ये रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, बट कल देश में फिर से रिकॉर्ड पावर की खपत रही है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आते हुए दिखा है। शरद जी, कोई पावर स्टॉक जो आपके रेडार पर हो या फिर इन लेवल्स पर थोड़े फेयरली वैल्यूड लग रहे हैं, क्योंकि खबर तो लगातार आ रही है बट सामने ये कोल प्राइसेस काफी तेजी से ऊपर जा रहे हैं, रिकवरीज की इन्हें ऑलरेडी परेशानी है, अब मॉनसून आ रहा है तो शायद उतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं रहेगी, क्या राय है सर पावर पर? कोई स्टॉक जो आपके रेडार पर है? ये देखिए, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज प्रॉक्सी पावर, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लेवल्स पे, और हमें लगता है जिस टाइप की ग्रोथ इस कंपनी में रहने वाली है अगले साल 2 साल में, वो काफ़ी पॉजिटिव रहना चाहिए। और मुझे लगता है 250-300 तक के लक्ष्य स्टॉक पे पॉसिबल हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया लगता है। और PSUs में NTPC, पावर ग्रिड तो उनको पसंद है ही है। प्राइवेट सेक्टर में जैसा आपने बोला, हाँ वो जो टाटा पावर ये सब मुझे लगता है कि लगभग प्ले आउट कर चुके हैं जो EV वाली थीम है, और वहाँ कोई फ्रेश वैल्यू अनलॉकिंग का स्कोप कम बचता है। तो ये आपके लिए कुछ पावर काउंटर्स एक्सचेंज के जरिए प्ले करिए, IEX, और कल तो ऑफ कोर्स इसके लिए भी अच्छी खबर आई थी, अब थोड़े लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स पर ये बेच सकते हैं, जो सेटलमेंट पीरियड है उसके लिहाज से भी इन्हें थोड़ी राहत मिली है। तो IEX शरद जी को ये काउंटर आ रहा है पसंद। बट गिरावट आई है अक्रॉस द बोर्ड जहां तक मेटल्स का सवाल है। कल हमने देखा कमजोर थे, कल की रिकवरी में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, आज की गिरावट में आगे हैं ये गिरावट के लिए। चल क्या रहा है मेटल स्पेस में, आइए थोड़ा इसके बारे में समझते हैं नेहा के साथ। नेहा बताइए क्या हुआ है जो सारे के सारे मेटल काउंटर्स इस पूरे हफ्ते ही कमजोर रहे हैं और पिछले 2 दिनों में तो और ज्यादा कमजोरी रही? बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रही है, जो अंडरलाइंग एसेट है इनका मेटल्स ही है, और अगर उसकी बात की जाए तो वहां पर गिरावट दिख रही है। इस हफ्ते की अगर बात कर ले तो हमने ऊपर से ऑलमोस्ट सारे मेटल्स हुए, मैं LME मेटल्स की बात कर रही हूँ, 2 से 6% तक की कमजोरी आ चुकी है। कारण क्या है? देखिए, कल ही हमें सबसे पहले ये खबर मिली कि चीन में वापस से जो कोविड केसेस हैं वो सिर उठा रहे हैं, मास टेस्टिंग यहाँ पर हो रही है। बीजिंग में एंटरटेनमेंट एवेन्यूज और साइबर कैफेज को इन्होंने फिर से बंद कर दिया है। शंघाई की बात करें तो वहां पर भी बहुत सारे, तकरीबन 7 ऐसे जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर इन्होंने लॉकडाउन से शुरुआत कर दी है, कहीं कहीं पार्शियल लॉकडाउन लगे हैं। तो ये चिंता वाली बात है। अब हम बार बार ये चीन की बात क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि चीन दुनिया के सबसे बड़े मेटल के कंज्यूमर्स में से आ जाता है।
कुछ और भी ऐसे आंकड़े हैं जो थोड़ा चिंता दिखाने वाले हैं। आज ही हमने देखा कि वहां पर महंगाई के आंकड़े निकल कर आए हैं। फैक्ट्री गेट महंगाई दर की जो गति है वो बढ़ा तो है, लेकिन उसकी गति पिछले 14 महीनों में सबसे कम रही है। और क्यों? वो इसलिए क्योंकि वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टी से जुड़ी डिमांड आती है मेटल्स की, स्टील की, एल्यूमिनियम की और बाकी कंस्ट्रक्शन मेटल्स की, वो गिर रही है, वो कमजोर है। तो ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से प्रेशर दिखा। मई में ऑटो बिक्री के आंकड़े आए हैं, महीने दर महीने इंप्रूवमेंट है, लेकिन सालाना आधार पर देखें तो वहां 16% की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा टेस्ला, जिसका शंघाई में प्लांट है, फैसिलिटी है, वहां से खबर आई है कि उनके 3 रिक्रूटमेंट प्लान्स थे, रिक्रूटमेंट ड्राइव थे जून के महीने में, सेल्स, R&D और अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो उन्होंने यहां कैंसिल कर दिए, पोस्टपोन भी नहीं किए, क्योंकि अब उन्हें यही नहीं पता कि क्या वापस शंघाई फैसिलिटी में काम शुरू होगा भी कि नहीं। कई हफ्तों तक बंद रहा, फिर खुला, फिर आधा काम वहां पर शुरू हुआ, तो ये पता ही नहीं। और वो तो ये मान के चल रहे हैं कि उनके जो शंघाई प्लांट है उसमें उत्पादन 1/3 से अधिक गिर सकता है। तो ये कुछ बड़े फैक्टर्स है। प्लस आप देखिए डॉलर इंडेक्स फिर से मजबूत होने लगा है। ECB की तरफ से एक इंडिकेशन मिल गया कि 1/4% की बढ़ोतरी दिखेगी। और अमेरिका का तो हम मान के ही चल रहे हैं कि आने वाले 2 महीने में आधे % रेट हाइक के लिए आपको तैयार रहना है। तो मेटल की डिमांड इसी के चलते बहुत ज्यादा कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। मेटल की डिमांड आपको कमजोर होती हुई दिख रही है और प्राइस कट का भी एक डर बन रहा है, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, एक्सपोर्ट्स ड्यूटी बढ़ा दी है, रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं, एक्सपोर्ट्स ड्यूटी बढ़ा दी है, इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। तो फिर घरेलू बाजार में और प्राइसिंग प्रेशर आ सकता है, जिसकी वजह से बाकी जो मेटल कंपनीज हैं, काउंटर्स हैं, उस पर आपको कमजोरी दिखेगी। टाटा स्टील, ये इंटरेस्टिंग वाला है, क्योंकि आज सुबह हमने देखा था स्पॉट मार्केट में टाटा स्टील में तेज गिरावट आई थी, 900 के लेवल के नीचे, 1000 के लेवल के नीचे गया था, अब 1000 फिर से इसने रिक्लेम कर लिया है। बट एक बार किरण जी से टाटा स्टील पर राय लेना चाहूंगा सर, काफी लंबे समय बाद आज 1000 के नीचे गया था, क्या व्यू है टाटा स्टील पर? टाटा स्टील, दीप, हमने क्लियर कट कहा था लगभग 1080, 1090, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। 4-5 दिन इधर सस्टेन करने के प्रयास किया, पर क्लोजिंग हमेशा उसके नीचे ही मिली और कल से एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिला, तो उसकी कंटिन्यूएशन देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है कि टाटा स्टील में वापस एक बार हम वीकनेस जारी देखने को मिल जाना चाहिए। 1000 के लेवल्स वापस एक बार टेस्ट करते नजर आ जाने चाहिए कल परसों में, यानी मंडे ट्यूसडे में। टाटा स्टील, इस पर आपको रखनी है नजर, कमजोरी ये काउंटर दिखा रहा है, हालांकि आज के निचले स्तर से जरूर रिकवर हुआ है। आइए, कैश का ऑप्शन तैयार है देने के लिए सुमित जी। बताएं सुमित जी। दीपांशु, कैश का ऑप्शन के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है मेरे पास। बहुत मार्केट सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, तो इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखने को मिल रहा है। और जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसमें पुट लेने का सलाह रहेगा, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है। स्टॉक का नाम है FSL का 110 वाला पुट ₹5.70 से ₹5.75 पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। FSL के अंदर कंटिन्यूसली गिरावट ही है, बीच में थोड़ा सा पुलबैक आया, लेकिन वापस से लास्ट 2-3 दिनों में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और ये सेक्टर के अंदर भी वीकनेस है। FSL के अंदर यहां से नीचे में 105, 102 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और ऊपर में 110-11 का रेजिस्टेंस है। तो FSL में 110 वाला पुट यहाँ पे CMB पे खरीदारी करे, ₹4, ₹4.25 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी बेटर है। और ऊपर में ₹8 से लेके ₹10 तक के टारगेट FSL के 110 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें FSL का 110 का पुट। फर्स्ट सोर्स 110 का पुट खरीद कर चले, यहाँ पर सुमित जी की राय है। मिड कैप IT और थोड़ी कमजोरी दिखाने के मूड में हो रहा है। अभी बिरला सॉफ्ट की बात हो रही थी, अब आप रखें नजर फर्स्ट सोर्स पर थायरोकेयर, ये एक चार्ट पुल अप करिए। अभी थोड़ी देर पहले इस पर जब हमने बात करी थी 1-1.5% की मूव आई थी, वहां से एक और फ्रेश स्पाइक थायरोकेयर के काउंटर पर आपको आते हुए दिख रहा है। अब 3% ऊपर थायरोकेयर दिख रहा है और थोड़ी देर पहले ही इसमें एक फ्रेश और खरीदारी आई थी। सचिन जी जरा देखें सर, थायरोकेयर का चार्ट 700 का लेवल अभी भी क्रॉस कर रहा है, बाकी डायग्नोस्टिक स्टॉक्स पर भी नजर है, बट एक बड़ा स्पाइक थायरोकेयर में इस समय आते हुए दिख रहा है। जी दीपांशु, इनफैक्ट इस हफ्ते की शुरुआत से ही जो इसने एक बेस बनाया था 650 के आसपास, उस बेस के नीचे एक बार भी इसने स्विंग नहीं किया डिस्पाइट ऑफ द मार्केट वीकनेस। एंड जिस तरीके से हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस बन रही है इंट्राडे चार्ट पे 60 मिनट्स पे स्पेशली, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये वीकली चार्ट भी काफ़ी तगड़े रिटर्न्स दिखा रहा है इन द कमिंग मंथ्स। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल बेस है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो उसे मेंटेन करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 665 का ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है
काफी लंबी गिरावट के बाद ऐसा रिवर्सल फॉर्मेशन है, तो ये रिवर्सल की वजह से लगभग 850 835 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए अगले कुछ हफ्तों में। तो डेफिनेटली से अभी यहाँ से अपने बाय रेडार पे रखना है एंड 665 के स्टॉप लॉस के साथ इसको अक्यूमुलेट करना है। तो यह आपके लिए थायरोकेयर जिस पर मूव आ रही है। एक बार जरा मेट्रोपोलिस को भी पुल अप करते हैं, डॉक्टर लाल का भी हाल देख लेते हैं। हालांकि जम के पिटाई हुई है इन सभी काउंटर्स की, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है इस स्पेस में टाटा 1mg की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की वजह से। बट देखिए मेट्रोपोलिस भी स्पाइक करके डेज हाई पर आ रहा है। डॉक्टर लाल अभी भी मूव करना बाकी है, बट थायरोकेयर डेफिनेटली इस समय लीडरशिप आपको दिखा रहा है। शरद जी, वापस कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। कल करीब 7,500 केसेस सामने आए थे। थोड़ा डर उसका है, आई डोंट नो उसकी वजह से मूव कर रहे हैं या कुछ और ट्रिगर आया है, बट डायग्नोस्टिक स्टॉक्स की मूव पर आपकी कोई राय सर? देखिए फ्रंटलाइन स्टॉक्स में थायरोकेयर, डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस, इसमें अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो मेरे हिसाब से थायरोकेयर सबसे बेस्ट है। मतलब अंडर वैल्यूड है इनके कंपैरिजन में। ये दोनों तो अभी भी थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, बट थायरोकेयर भी आपको 1-2 ईयर फॉरवर्ड 30 टाइम्स पे मिल रहा है। कंपैरेटिवली मुझे लगता है कृष्णा डायग्नोस्टिक्स एक बेटर प्ले हो सकता है, क्योंकि ये लोअर कॉस्ट स्ट्रक्चर पे भी ऑपरेट करते हैं और लोअर सेगमेंट में हमारे यहाँ डायग्नोस्टिक की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बूम भी करनी चाहिए अगले 2-4 सालों में। तो मुझे अगर एक स्टॉक यहाँ से पिक करना हो तो मैं कृष्णा डायग्नोस्टिक के संग ज़्यादा कंफर्टेबल हूँगा। ओके, तो कृष्णा डायग्नोस्टिक्स पर ज़्यादा भरोसा रहेगा, वहाँ पर आप ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट थायरोकेयर में कुछ ना कुछ चल रहा है, आई डोंट नो ये स्टॉक स्पेसिफिक मूव है या फिर सेक्टर से जुड़ी कुछ खबर है। अभी 3% ऊपर था, अब 5.5% ऊपर थायरोकेयर है, तो और तेजी से ये काउंटर ऊपर जा रहा है। थायरोकेयर पर रखिए नजर। कंपनी स्पेसिफिक भी हो सकता है, क्योंकि बाकी स्टॉक्स में ऐसा एक्शन नहीं आया है जितना इन पर्टिकुलर आप थायरोकेयर की चार्ट पर आते हुए देख रहे हैं। सचिन जी ने भी व्यू दिया था थायरोकेयर पर, और एक और ट्रेडिंग कॉल भी दे रहे हैं सचिन जी, आइए उनके लिए बिल्कुल BTSTT का। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर सिमिलर सेटअप अपोलो हॉस्पिटल पे भी नजर आ रहा था। इनफैक्ट मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक अच्छी रिकवरी वाली मूव नजर आ सकती है। जिस तरीके से इसके बाउंस है तो लगभग 3840 तक मुझे लग रहा है एक अपसाइड अवेलेबल है, जिससे मटेरियलाइज करना चाहिए। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 3685 पे, एंड फ्रेश लॉन्ग्स बिल्ड करने हैं अपोलो 685 पे, एंड फ्रेश लॉन्ग्स बिल्ड करने हैं अपोलो हॉस्पिटल में। टारगेट होगा अराउंड 3840 का। 840 के टारगेट के लिए अपोलो हॉस्पिटल्स में आप करें खरीदारी। हेल्थ केयर स्पेस में 1-2 काउंटर्स हैं जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। अब ये स्पेसिफिकली इन कंपनी से रिलेशन में है या फिर कुछ सेक्टर की न्यूज़ है, वो तो हमें नहीं पता, बट मूव यहां पर आ रही है। यूनिकेम लैब्स ये एक और काउंटर है जहां पर आपको थोड़ा पॉजिटिव एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है। इसको भी अपने रेडार पर रखना ज़रूरी है, बट डेफिनेटली थायरोकेयर की मूव काफ़ी शानदार रही है। जिस तरह से ये स्पाइक अभी अभी आपने स्क्रीन पर आते हुए देखा है, देखते हैं ये मूव करेगा या नहीं। चुनिंदा और पेंट स्टॉक्स पर भी आपको मूव आ रही है। हमने देखा एशियन पेंट्स, एक्जो नोबल पर रखिए नज़र, बर्जर पेंट्स, कंजा नेरलैक, ये सारे स्टॉक्स आपके रेडार पर होने चाहिए। थोड़ा मूवमेंट पेंट स्टॉक्स में भी आ रहा है। आइए किरण जी भी अपनी अगली कॉल के साथ है तैयार, बिल्कुल उनके लिए किरण का कमाल। बताएं सर। दीप, एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी है जहां पे रिस्क बहुत कम है, रिवर्स काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है और एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। आईटी स्टॉक में से FSL फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, इसका 105 का पुट ऑप्शन लेने की सलाह है। अभी 4 रुपए 40 पैसे पे मिल रहा है, 3 रुपए 40 पैसे, यानी 1 रुपए का रिस्क रहेगा। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 7 रुपए और 8 रुपए, ये टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए, यानी प्रीमियम डबल होने की संभावना पूरी नजर आ जानी चाहिए। तो ये बड़े टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए। अगर हम कैश के चार्ट देखते हैं FSL के, तो एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन देखने को मिला और उसके चलते मुझे लगता है कि जो आज अभी भाव 105 के आसपास कैश में देखने को मिल रहा है, वो लगभग 102 और 100 रुपए के वापस एक बार टेस्ट करते नजर आ जाने चाहिए। चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है, इसमें जो पुल बैक आया था वो सबसे कम पुल बैक आया, उसके वजह से हमें लगता है कि ये वीकनेस जारी रहने की संभावना पूरी बनती है। 105 का पुट ना किरण जी? 105 का पुट दी। ओके, 105 का पुट खरीदना है, ये किरण जी की राय आ रही है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन वायदा कारोबार का टॉप लूजर है इस समय। और सुमित जी, आपकी तरफ से 110 का पुट था राइट सर, उस पर भी कोई अपडेट?
बिल्कुल दीपांशु, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ी देर पहले एफएसएल दिया, एफएसएल में ब्रेकडाउन है, किरण जी ने एकदम सही पकड़ा है। तो जो मैंने 110 का पुट दिया था इस फॉल के अंदर, इस ब्रेकडाउन के अंदर, उसके टारगेट हिट हो रहे हैं और मेरे को लग रहा है कि अब नेक्स्ट टारगेट किरण जी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर तो वीक ही है। 105 के नीचे 102 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने जो पुट दिया था उसका टारगेट हिट हो गया। तो जो पुट सुमित जी ने दिया था उसका टारगेट हिट हो गया है और अब किरण जी की तरफ से भी पुट खरीदने की राय है। फ्रेश वीकनेस आ रही है और बात करते करते डेज लो पर एफएसएल है। अब 105 का भी स्तर इसने तोड़ा है और वायदा कारोबार का टॉप लूजर इस समय यही काउंटर है। तो कमजोरी फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन पर आपको आती हुई दिख रही है। इस पर रखते हैं नजर। आईटी कंपनीज के लिए फोकस भी है, कुछ आईटी कंपनीज, थोड़ी देर में इसके बारे में और आपको डिटेल्स भी बताएंगे, बट यहाँ पर रखनी है नज़र। मूव आते हुए दिख रहा है। एक बार ज़रा बजाज ऑटो का काउंटर पुलअप करते हैं। एक बार ज़रा राय लेनी थी शरद जी से बजाज ऑटो पर भी। शरद जी, साल 2000 में आखिरी बार इन्होंने बायबैक किया था, अब फ्रेश बायबैक की तैयारी है। 14 तारीख को बोर्ड बैठक है। आई थिंक आज इन्होंने जो चेतक का इनका ईवी है उसका प्रोडक्शन भी अब शुरू हो गया है, रोल ऑफ भी करा था वो लाइन से। तो बजाज ऑटो वापस फोकस में आ गया है। क्या राय है सर आपकी, और स्पेशली बायबैक को लेकर कोई व्यू? प्राइस वगैरह क्या आता है एक बार देख लेते हैं। मुझे लगता है 225 की वैल्यूएशन वाइज लगभग अपर बैंड पे आ गया है स्टॉक। तो यहाँ से और कितना रनअप दे पाएगा वो थोड़ा मुश्किल है बोल पाना, लेकिन अभी अपर बैंड पे ही है वैल्यूएशन के। अनलेस एंड अनटिल अर्निंग्स में कोई रिवीजन आता है, अपग्रेड वगैरह आता है, मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूँगा। तो ये है आपके लिए बजाज ऑटो जिस पर रखनी है नजर। किरण जी, बजाज ऑटो के चार्ट पर कोई राय सर? 2% ऊपर खुला था, ऑफ कोर्स बाजार के मूड माहौल से ये भी फिसला, बट वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है। नहीं, मैं लगातार कह रहा हूं कि चार्ट पैटर्न स्ट्रांग है और टू व्हीलर्स स्पेशली अगर देखते हैं तो परसों हमने टीवीएस मोटर के रिकमेंडेशन दिए थे, वहां पे टारगेट्स हासिल होते नजर आए। तो मेरा मानना है कि टू व्हीलर स्टॉक सारे के सारे अच्छे देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा लगाड़ है इस स्टॉक में, बजाज ऑटो में, पर मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स है उसके फॉलिंग ट्रेंड लाइन के आसपास है, तो मुझे लगता है इधर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा पर पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहेगा। जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है, थोड़ा सा डीप डाउन स्टॉप लॉस रहेगा 3700 का। अगर 3950 4000 लेवल से एक बार निकल जाए ये स्टॉक, फिर इसमें एक बहुत अच्छी मूव आपको देखने को मिलेगी, जो कि ये स्टॉक को लगभग 4600 700 तक ले जा सकती है इवेंचुअली। पर मेरा मानना है पोजिशनली रखना चाहिए, डिलीवरी बेस्ड रखना चाहिए और 4000 के ऊपर थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए स्टॉक में। तो ये है आपके लिए बजाज ऑटो जिस पर रखनी है आपको नजर। थोड़ा एक्शन इस काउंटर पर आ सकता है। एक्शन आ रहा है फार्मा और हेल्थ केयर स्टॉक्स में। अभी थायरोकेयर मेट्रोपोलिस की हमने बात करी थी, वहां पर आपने एक मूव बनते हुए देखा है। बाकी फार्मा शेयर्स पर भी रखिए नजर, थोड़ी मूव इस पर भी आ रही है। और डॉक्टर रेड्डीज जो सुबह से थोड़ा एक्टिव था, अब एक फ्रेश स्पाइक दिखा रहा है। सचिन जी जरा देखें डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट, इसमें कुछ ना कुछ तो हो रहा है इस समय। जी दीपांशु, इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है, एक काफी बढ़िया रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस इसने कंटिन्यूड रखी है। एंड जिस इंटेंसिटी से कल की मूव आई थी उसी का एक फॉलो थ्रू एक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। तो लगभग मुझे लग रहा है ट्रेजेक्ट्री काफी क्लियर है 4440 तक की। मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी लॉन्ग्स बिल्ड करनी चाहिए। जिस तरीके से इसने कल के स्विंग हाई को कॉन्फिडेंटली निकाला है, जो इसकी ओपनिंग रही थी 4300, मुझे लग रहा है उसके नीचे तो स्लिपेजेस होने नहीं चाहिए। तो स्टॉप लॉस यहाँ से अब तो 4295 के आसपास का ही रखना है। एंड अभी भी खरीदारी करनी है डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स में 4440 के टारगेट के लिए। तो 4440 के टारगेट के लिए डॉक्टर रेड्डीज पर रखें नजर। और इस पर सुमित जी की भी एग्जैक्टली यही राय थी। सुबह 4450 के टारगेट के लिए सुमित जी ने भी खरीदारी की राय दी थी पिक ऑफ द डे में, और स्टॉक ने आज वीक मार्केट में होल्ड आउट करा है। तो अच्छी मूव आई है डॉक्टर रेड्डीज की, देखते हैं ये कितना सस्टेन करेगा इन लेवल्स पर। फार्मा की बात करी तो बंसल जी एक बार IOL केमिकल्स देखें सर, काफी समय से इस पर बात नहीं हुई पर आज रेडार पर आए 7.5% ऊपर IOL केमिकल्स। कोई राय सर इसके चार्ट पर, क्या चल रहा है इसमें? वंशु बिल्कुल ठीक बोला, काफी समय से स्टॉक गिर रहा था और आज ही स्टॉक के अंदर एक अपमूव देखने को मिला है। पिछले 4 दिनों के हाइस के ऊपर निकला है, इनफैक्ट पिछले 5 दिनों के हाइस के ऊपर निकल रहा है। दीपांशु, किसी के पास है तो दीपांशु होल्ड करे। मेरी दीपांशु नई खरीदारी की राय है बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें पहले भी जितनी बार कोई शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स हुए हैं तो ब्रेकआउट्स फेल हुए हैं। तो सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए दूसरे अच्छे फार्मा विकल्प उपलब्ध है, वहां पे नजर रखनी चाहिए। किसी के पास है तो डेफिनेटली दीपांशु होल्ड करना चाहिए। पिछले 5 दिनों के हाइस के ऊपर निकला है
और वॉल्यूम एक्शन भी काफी स्ट्रांग है, तो बने रहे। नई खरीदारी के लिए दूसरे विकल्पों पे नजर रखें। वो दूसरे विकल्प भी इस बाजार में इतने कम हैं, दिख नहीं रहे स्क्रीन पर, बट हाँ, IOL केमिकल्स ये डेफिनेटली एक काउंटर है जो आप अपने रेडार पर रखें। एक अच्छी मूव इस पर आ रही है। एक दो और काउंटर्स हैं अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। कार्बोरेंडम पर देखिए 1.5% का अभी स्पाइक आया है। गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स इस समय मूव कर रहा है। हिम्मत सिंगा में थोड़ी मूवमेंट आती हुई दिख रही है। JB केमिकल्स, GHCL कुछ काउंटर्स हैं। टाइम टेक्नो पर भी एक स्पाइक आप बनते हुए देख रहे हैं जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। तो चुनिंदा कैश काउंटर्स हैं जहां पर एक्शन है, बट जहां तक बाजार की बात है सुस्ती छाई हुई है। पर आइए बात हम कर रहे थे IT सेक्टर की, और IT पर क्या नजरिया बन रहा है दिग्गज गोल्डमैन सैक्स का, ये भी जान लेते हैं। कुशल हमारे साथ तैयार उस रिपोर्ट की डिटेल्स के साथ। कुशल, क्या कह रहे हैं, इन्हें कोई IT स्टॉक पसंद आ रहा है या ये भी कुछ दबाव देख रहे हैं इस समय? बिल्कुल दीपांशु, यहाँ पर दबाव का ही सिनेरियो दिख रहा है, क्योंकि लार्जली अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 सिनेरियोज इन्होंने बनाए हैं। एक तो बेस केस सिनेरियो है, दूसरा लोअर मार्जिन जो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि FY23 के लिए आपने देखा है कि HCL टेक और साथ ही इन्फोसिस ने किस तरह से मार्जिन गाइडेंस अपनी दी थी, और तीसरी बड़ी जो खतरा इनको लग रहा है जिसकी 30 से 35% प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, वो है US के रिसेशन की। तो ये 3 सिनेरियोज हैं। इसके अंतर्गत ये क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव रिटर्न, पॉजिटिव रिटर्न, वो मैं आपको बताता हूं। तो दरअसल ये इन्होंने शुरुआत की अपनी कवरेज की, इसमें ये कह रहे हैं कि 14 फरवरी से लेकर अब तक अगर आप रिटर्न देखें तो निफ्टी IT की लगभग 15% की पिटाई हो चुकी है, जबकि निफ्टी में ऑलमोस्ट 3% तक की गिरावट रही है। बट लार्जली क्लियर कट अंडर परफॉर्मेंस रही है, और FY23 के लिए जो अनुमानित मार्जिन में कटौती की गई है जिन भी कंपनियों के मैंने नाम लिए, उसकी वजह से ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो इन IT कंपनियों के लिए बिगड़ता हुआ दिख रहा है। बेस के सिनेरियो की अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, जहां पर टॉप 5 IT कंपनियों के लिए FY23 और 24 की जो औसतन ग्रोथ रेट है इन्होंने 12.9% से 9.4% रखी है। इनफैक्ट FY22 में ये जो रेट था वो 16.5% का था। तो ग्रोथ रिड्यूस हुआ है बेस के सिनेरियो में। हालांकि इन्होंने वैल्यूएशन मल्टीपल्स यहां पर रिड्यूस किए हैं, बट मार्जिन्स इन्होंने इस बेस केस में रिड्यूस नहीं किए। बट उसके बावजूद भी जो इनकी कवरेज में स्टॉक्स हैं उसमें +12% यानी कि 12% के पॉजिटिव रिटर्न से लेकर -17% की इन्होंने रेंज दी है। तो बेस के सिनेरियो में ही आपको -17% के रिटर्न यहां पर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो सिनेरियो है जहां पर इन्होंने मार्जिन्स एक्चुअली रिड्यूस किए हैं, जिस तरह से गाइडेंस कंपनियों की दी गई है, उसको ध्यान में रखकर FY23 में इनफैक्ट आगे के लिए जो कवरेज के तहत इनकी -5 से -26% के रिटर्न्स या गिरावट होने की संभावना है। एंड लास्टली जो US रिसेशन का केस है, जहां पर कैलेंडर ईयर 23 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि 30 to 35% प्रोबेबिलिटी के साथ यहां पर रिसेशन हो जाए। अगर ये ऐसा होता है तो FY24 के लिए आई ग्रोथ में काफ़ी बड़ा दबाव आने की ये उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो कवरेज के तहत इन्होंने -28% से -42% तक की गिरावट ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो अगर रिसेशन होता है अगले साल तो डेफिनेटली आगे चलकर IT कंपनियों पर बड़ा दबाव बन सकता है। हालांकि अभी इन्फोसिस, TCS और जो एम्फेसिस है उस पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है, बट टारगेट्स में कोई रिविजन नहीं है। 1703, 3596 और 2705 के लक्ष्य दे रहे हैं। विप्रो में बिकवाली की राय रखी है 395 के टारगेट के साथ, और HCL टेक और साथ ही जो टेक महिंद्रा है उस पर गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल है। तो सब कुछ अच्छा नहीं है सेक्टर के लिए ओवरऑल। जिस तरह से इनकी रिपोर्ट आई है उससे तो यही लग रहा है कि आगे के इंडिकेशंस IT सेक्टर के लिए खराब है। आई थिंक कहीं ना कहीं बाजार उसको ऑलरेडी डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार IT में गिरावट आ रही है। 4500 के बायबैक प्राइस के सामने देखिए 3500 के नीचे TCS आ गया है। 2000 के हाई के सामने देखिए आज 1500 के नीचे इन्फोसिस आ गया है, और बाकी मिड कैप IT में तो हमने काफ़ी तेज़ गिरावट देखी है। तो IT की परेशानी इस समय बनी हुई है, और शायद थोड़े समय तक और ये परेशानी बनी रहेगी, जैसे शरद जी भी अभी बात कर ही रहे थे। बट एक दो काउंटर्स हैं जिस पर एक इंटरेस्टिंग मूव आई है, और अभी अभी एक फेडरल बैंक पर मूव आती हुई दिख रही है। जरा कुणाल जी के पास चलते हैं फेडरल बैंक के लिए। कुणाल जी, फेडरल बैंक देखिए एक छोटा सा स्पाइक अभी अभी आया, बाकी बैंक्स में कुछ ज्यादा एक्शन नहीं है, फेडरल बैंक में कुछ चल रहा है सर, जरा देखें इसका चार्ट। देखिए दीपांशु, जरूर एक अपटेक बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक बिल्कुल सामने मौजूदा भाव के बिल्कुल करीब एक रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। आउट परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन ये स्टॉक जब तक 92 रुपए 50 पैसे के ऊपर कैश मार्केट में ट्रेड नहीं करता तब तक मुझे लगता है कि खरीदारी की राय नहीं देनी चाहिए। फिलहाल वेट करें। अगर पहले की खरीद है तो 90 का स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें। 92 हाफ के ऊपर निकलता है तब इसमें फ्रेश मोमेंटम आपको बनता हुआ दिखेगा। कार्बोरेंडम, जरा इसका चार्ट पुल अप करते हैं। एक स्पाइक थोड़ी देर पहले दिखा था
1-1.5% ऊपर था और वहां से देखिए इसने एक जबरदस्त छलांग लगाई है। सचिन जी उस समय मिस हो गया ट्रैक करना, बट कार्बोरेंडम जरा इसका चार्ट देखें सचिन जी, 700 का लेवल अभी अभी आया है और पिछले 10 मिनट में ये मूव हुई है, जो भी मूव हुई है इस काउंटर की। दीपांशु, काफी दिनों से ये गिरावट के गहरे में रहा था काउंटर, एंड जिस तरीके से इसने 684 के आसपास एक बेस को वायलेट किया, तो वो बेस को वापस वो रिकॉन्कर कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो रिवर्सल हुआ है, इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है, वो रिवर्सल काफी शानदार लग रहा है। इमीडिएट बेसिस पे जैसे ही 740 720 ये पर्टिकुलर क्लस्टर अगर ये पार कर देता है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक अच्छी सस्टेनेबल रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में अनलॉक होनी चाहिए। बट फिलहाल ये दोनों बाउंड्स के लिए अगर आपको ट्रेड लेना है तो लगभग 675 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन। इंपॉर्टेंट यही है कि ये ब्रेकआउट कैसे शेप अप होता है 740 के ऊपर। शरद जी ट्रैक करते हैं सर कार्बोरेंडम, पिछले साल बजट के बाद इस काउंटर में एक बहुत ही बढ़िया रैली बनी थी, उसके बाद ऑफ कोर्स ये करेक्ट भी हुआ है, 1000 प्लस के इसने हाइज बनाए थे, वहां से देखिए अब 650 तक इसका करेक्शन भी हुआ है। 700 के लेवल पर कार्बोरेंडम पर कोई राय आपकी? मैं एक्टिवली ट्रैक नहीं करता, रेडार पर नहीं है, बट एक बढ़िया रैली बनी थी। पॉइंट यही है कि जिस लेवल से रैली शुरू हुई थी उसी लेवल पर वापस आ गया है। आज ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं कि एक बड़ा स्पाइक कार्बोरेंडम के चार्ट पर आ रहा है। देखते हैं ये यहाँ से कहीं और जाने की तैयारी में है या नहीं, बट इकोनॉमी से जुड़ा स्टॉक है, इस पर रखनी है नजर है। बंसल जी की पिक एबट इंडिया। बंसल जी ये कमाल कर रही है सर, आज बाकी फार्मा शेयर्स के साथ ये भी मूव कर रही है और इसने होल्ड आउट करा है। एबट इंडिया कोई फ्रेश व्यू बनता है सर इस पे? थोड़ा इशू आ रहा है, उनके साथ ऑडियो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आइए तब तक बैन से बेनिफिट ये लेकर तैयार हैं आशीष चतुर्वेदी। 2 हफ्ते, अब तो तीसरा हफ्ता शुरू हो गया, एक ही स्टॉक आया अभी तक। एक ही स्टॉक है, कोई कंपनी देगा इसे? आज तो फिलहाल कोई नहीं देगा। आपको अपडेट दे देता हूँ कि डेल्टा कॉप बैन में है, 99% है अभी फिलहाल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, अभी तक 80% से नीचे नहीं आई है, तो स्टॉक का बैन से बाहर निकलने का तो सवाल नहीं है। लेकिन एक स्टॉक है जो तैयारी कर रहा है, लेकिन आज नहीं आएगा, मंडे नहीं आएगा, इसके ऊपर नजर रख सकते हो। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर देखें तो पोजीशंस तेजी से बढ़ती हुई नजर आई है। कल 79% पर बंद हुई थी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, अभी फिलहाल 91.3% है, तो 95% के आंकड़े को क्रॉस नहीं किया है, करीब भी नहीं है। लेकिन अगला दावेदार अगर कोई होगा तो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस है। फिलहाल डेल्टा कॉप बैन में है 99% के साथ, तो स्टॉक बैन में बना रहेगा। तो डेल्टा तो कहीं नहीं जाना, डेल्टा नहीं आ रहा। इंडियाबुल्स आ सकता है बट आज नहीं आएगा, हो सकता है मंगलवार बुधवार को आ जाए, लेकिन फिलहाल तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। चलिए डेल्टा पर एक फंडामेंटल राय शरद जी से लूंगा, उससे पहले किरण जी एक बार जरा चार्ट पर राय ले दें। इंडियाबुल्स हाउसिंग ऑलमोस्ट परमानेंटली सेल ऑन रैली स्टॉक बन गया है, रिबाउंड आया था, वापस ये गिर रहा है अब 112 के लेवल पर और शायद बैन में भी आ जाए। इंडियाबुल्स पर राय आपकी सर? ये बिल्कुल एक रेंज में है, पर नेगेटिव रेंज है और बायस नेगेटिव रहेगा। मुझे नहीं लगता जब तक हम 122 123 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं तब तक कोई एक मीनिंगफुल अपसाइड देखने को मिलेगी, बल्कि मेरा प्रोबेबिलिटी है कि ये कहना है कि प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि वो हम वापस एक बार लगभग मार्च 20 के लोज टेस्ट करते नजर आएंगे, जो कि लगभग 85 लेवल्स के आसपास के है। तो 85 के आसपास के टारगेट्स हमें देखने को मिल जाने चाहिए, इमीडिएटली नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ 15 डेज टू 1 मंथ। तो ये नीचे के स्तर ज्यादा देखने की प्रोबेबिलिटी है अभी के लिए, वो अपसाइड रिस्ट्रिक्टेड है। अपसाइड रिस्ट्रिक्टेड है, नीचे का जमीन अभी भी खुली हुई है और इंडिया बुल्स लगातार गिरते ही रहता है, ये काउंटर अभी भी फिसल रहा है। डेल्टा कॉप, शरद जी इस पर राय दें। जब रैली आई थी 330 तक के लेवल्स पे गया था, आई थिंक 150 से रैली शुरू हुई थी, डबल से ज्यादा रिटर्न्स दिए थे, बट काफी ज्यादा गिर चुका है। कोई राय सर डेल्टा कॉप पर? क्या डर बन रहा है जिसकी वजह से गिरावट आ रही है, या फिर बाजार के रोटेशन से ये भी फिसल रहा है? मुझे लगता है कोविड और लॉकडाउन का ही डर होगा, और थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड होने वाला स्टॉक तो है ही है, क्योंकि नंबर्स ने पोस्ट कोविड काफ़ी शार्प रिएक्शंस देखे हैं। और जैसे अगर नॉर्मलाइज होता है तो वापस रिस्क ऑन वापस आता है, तभी इन स्टॉक्स में आपको मूवमेंट दिखाई देगी। रिस्क ऑफ अगर सस्टेन होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसा कि अभी माहौल है, डर बहुत ज़्यादा है, तो वैसे में ये जो स्टॉक्स 40-50 टाइम पे ट्रेड हो जाते थे ऑप्टिमिज्म पे, इन स्टॉक्स को थोड़ी दिक्कत अभी भी रह सकती है।
और जो बाकी होटल हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स हैं उन पर क्या राय है शरद जी? जैसे कि इंडियन होटल्स हो गया आपका, ऑर्किड होटल्स हो गया, EIH जैसे काउंटर्स हैं, वहाँ पर क्या करना है? देखिए, एवरेज रूम रेंट वगैरह में तो काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है, लगातार बुकिंग्स वगैरह हो रही हैं और पेंट अप डिमांड भी है। बट अब मुझे लगता है मैं 1-2 क्वार्टर पोस्ट कोविड नॉर्मलाइजेशन में मैं अगले 1-2 क्वार्टर के नतीजे काफ़ी क्लोजली ट्रैक करके फिर एक डिसीजन लेना बेटर होगा इन स्टॉक्स में, क्योंकि रनअप भी काफ़ी स्टीप आया है। एक कम वॉल्यूम का स्टॉक है ताज जीवीके, मुझे लगता है वहाँ नंबर ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बाकी सब स्टॉक्स में आप जनरली अगर इंडियन होटल्स देखें, या अभी कुछ दिन पहले लेमन ट्री वगैरह में थोड़ी मूवमेंट थी, तो इन स्टॉक्स में आप अगर देखेंगे वैल्यूएशन वाइज कुछ ऐसा अपटिक आपको मिलता नहीं है। अगर आप NAV पे प्ले करते हैं या रियल एस्टेट बेस पे प्ले करते हैं तो वो ठीक है, बट अदरवाइज वैल्यूएशन वाइज उसमें अपटिक निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे लगता है जो रूम रेंट में इंप्रूवमेंट आया वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो ताज जीवीके एक स्टॉक है जहां मुझे लगता है कुछ फंडामेंटल इंप्रूवमेंट्स आनी चाहिए, क्योंकि नई प्रॉपर्टी वगैरह इनकी जो रिपेयर होने के बाद, ओवरहॉल होने के बाद आई है, उसका असर दिखेगा। और वैल्यूएशन इतनी स्ट्रेच नहीं है जितनी बाकी स्टॉक्स की स्ट्रेच है। तो ये है आपके लिए ताज जीवीके, जिस पर रखिए नज़र। शायद कंफर्ट वैल्यूएशन के लिहाज से इस पर आपको आते हुए दिख रहा है। आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं, जल्दी से कुछ और काउंटर्स पर भी व्यू ले लेते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज, सच्चे जी इसको देखें, थोड़े रियल एस्टेट काउंटर्स के लिए ऑफकोर्स RBI पॉलिसी के बाद पॉजिटिव मूवमेंट दिखा था, बट अदरवाइज वीकनेस लगातार दिख ही रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 1300 के करीब, कोई राय सच्चे जी? दीपांशु, यहाँ पर वीकनेस ही है। मुझे लग रहा है 1300 का लेवल जैसे ही टूट जाता है तो लगभग 1270 से लेके 1250 तक के स्विंग्स यहाँ पर अभी भी कंफर्टेबली बनने चाहिए। एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस रही है एंड हर्डल काफी प्रोमिनेंट है यहाँ पर 1400 का। तो आई थिंक जब तक ये 1400 का हर्डल पार नहीं होता, आई थिंक तब तक एक ट्रेंड रिवर्सल की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, जिस तरीके से इसका RSI यहाँ पर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, लगातार यहाँ पर वीकनेस नजर आ रही है। एक ब्रेकडाउन फ्रेश आज वापस एग्जिबिट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है ये वीकनेस सस्टेन होनी चाहिए। तो 1270 के लिए अभी भी यहाँ पर फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1322 के आसपास। गोदरेज प्रॉपर्टीज इस हफ्ते हमने देखा है, इस स्टॉक में भी आपने कमजोरी बनते हुए देखी थी। देखते हैं यहाँ से किस तरह की मूवमेंट ये दिखाएगा। गिरावट तो इसमें आई ही है, गिरावट रही है इन्फो एज में। शरद जी, इस पर आपकी भी राय लेनी थी। 10,000 प्लस का स्टॉक 3,500 पर आ गया इन्फो एज, इतना क्या खराब हो गया इनका सर? पिछले 2 साल में जो स्टीप रन अप आया पोस्ट कोविड, उसमें वो वैल्यूएशन में स्टीप रन अप आ गया। आप अगर अभी भी देखेंगे तो स्टॉक लगभग शायद 100 टाइम्स फॉरवर्ड पे चल रहा है, और इसमें आपका एडिशनल बेनिफिट है कि जो सब्सिडियरीज की होल्डिंग है वहाँ पे कोई वैल्यू अनलॉकिंग या कुछ हो, तो वो स्पेस भी एक्टिव तभी होगी जब रिस्क ऑन वापस आएगा। तो मुझे लगता है अब आगे चल के ग्रोथ रेट में भी इतनी रैपिड एक्सपेक्टेशन नहीं है कोर बिजनेस में जो पिछले 5-10 सालों में थी। तो ये सब एडजस्ट होता है वैल्यूएशन में। अभी भी आप अगर देखें तो 40-45 रुपए की EPS रहेगी अगले 2 साल में, कोई खास ग्रोथ की उम्मीद नहीं है, और स्टॉक 3780 पे चलता है। कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू वाले प्लेस हैं, बट उनको थोड़ा टाइम लगता है मैच्योर होने में, और जब सेंटिमेंट वीक होता है तो अनलिस्टेड वाले की वैल्यूएशन वैसी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये है आपके लिए इन्फो एज, जहाँ पर रखनी है नज़र। वैल्यूएशन के लिहाज से अब बाजार को इसको भरोसा नहीं आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स रीसेंट जो न्यू एज कंपनीज है उस पर भी एक बार नज़र डाल दीजिए, जिनमें ऑफ कोर्स इन्फो एज की भी एक निवेश है। जोमैटो इन पर्टिकुलर कुछ ज़्यादा खास नहीं किया है। रिसेंटली एक बाउंस बैक ज़रूर आपने जोमैटो पर आते हुए देखा था, बट वापस अपने IPO प्राइस के आसपास ये आ गया, वापस IPO प्राइस के नीचे आ गया। 70 रुपये के आसपास जोमैटो आपको दिख रहा है। आई थिंक रिसेंटली सचिन जी के रेडार पर था, सचिन जी एक बाउंस बैक प्ले आपको दिख रहा था जोमैटो में, वो भी व्यू अभी बरकरार है सर? थोड़ा 70 के नीचे आया है जोमैटो। दीपांशु, यहाँ पर हमने पहली बार जब इसे रेकमेंड किया था लगभग आई थिंक 57-56 के जोन में था, एंड टारगेट 80 के आसपास का था। इसने आई थिंक 79-80 का ही एक स्विंग बनाया है। एंड अभी भी मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस बनने की जो प्रोसेस हो रही है, तो उम्मीद ज़्यादा है कि यहाँ से एक सस्टेनेबल मूव ही रहनी चाहिए। एंड जिस तरीके से यहाँ पर शेपअप हो रहा है स्ट्रक्चर, मुझे लग रहा है अगले कुछ महीनों में लगभग ये जो हर्डल बना था 89-90 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर हर्डल भी ये पार कर देगा। सो डेफिनेटली अपने बाइंग जोन में रखना है। हमने काफ़ी लगातार 140 लेवल से हम इसमें सेल ऑन राइज के ओपिनियन से चल रहे थे,
बट हाल फिलहाल में ही मुझे लग रहा है ये ओपिनियन चेंज हो चुका है, उसी तरीके से यहाँ पर प्राइस एक्शन शेप अप हो रही है। सो डेफिनेटली इसे अपने बाय ऑन डिक्लाइन के रेडार में रखना है। 98, 90 ये एक पर्टिकुलर जोन होगा जहाँ पर मुझे लग रहा है अपनी पोजीशंस को आपको रिव्यू करना पड़ेगा, बट ये कंसोलिडेशन एक हेल्दी कंसोलिडेशन होगा लॉन्ग पोजीशन ऐड करने के लिए। तो ये है आपके लिए जोमेटो, शायद अच्छे लेवल्स आ रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन ऐड करने के लिए आप सोच सकते हैं इस काउंटर पर। देखते हैं, आज तो खैर फिलहाल ये काउंटर कुछ नहीं कर रहा है, बट इस पर व्यू बना के रखिए। ऑयल इंडिया पर एक व्यू आ रहा है, और कुणाल जी थोड़ा हमने देखा कंसोलिडेशन हुआ, ऑयल इंडिया में भी हल्की गिरावट आई, बट रिसेंटली आपके रेडार पर था 300 के ऊपर आज फिर से आते हुए दिखा है। अगर किसी ने अभी तक पोजीशन नहीं ली, क्योंकि ऑलरेडी इस हफ्ते 20% की रैली आ गई है, तो क्या आज के डिप में खरीदना चाहिए ऑयल इंडिया, या फिर अब थोड़ा और डिप का इंतजार करें? देखिए, लगातार स्ट्रेट रन हमने दीपांशु पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में देखा है, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 20% बढ़ जाने के बाद अब इन स्तरों पर खरीदना थोड़ा रिस्की रहता है। तो बेहतर यह है कि थोड़ा करेक्ट हो जाने दें। इस स्टॉक में भी करेक्शन आ सकता है, और करेक्शन में हो सकता है वापस 285 रुपए के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएं। तो 285, 280 वो एक ऑप्टिमम बाइंग जोन होगा, तो कुछ गिरावट आ जाए तो खरीदें, ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, तो ये है आपके लिए ऑयल इंडिया। आप थोड़ा गिरने दीजिए, क्योंकि इस हफ्ते का ऑलरेडी एक अच्छा स्टार परफॉर्मर रहा है। इन लेवल्स पर नहीं, बट हाँ गिरावट पर वापस आप ऑयल इंडिया पर नजर डाल सकते हैं। कुछ वीकली मूवर्स की भी बात कर लें। किरण जी, बजाज फाइनेंस इस हफ्ते 6-6.5% की गिरावट रही, अमंग्स द टॉप लूजर्स रहा ऑन अ वीकली बेसिस निफ्टी पर। बजाज फाइनेंस पर एक बार जरा अपनी राय दें सर। चार्ट्स वीक है दीप, और मुझे लगता है कि और ये गिरावट बढ़ती नजर आएगी। 5500 नेक्स्ट सपोर्ट है, ये निकल जाने के बाद मुझे लगता है कि द वेलोसिटी ऑफ फॉल विल इंक्रीज, और नेक्स्ट जो उसके बाद वाला सपोर्ट आता है वो सीधा 5250 के आसपास आता है। तो मेरा मानना है कि जो पैटर्न है लोअर टॉप लोअर बॉटम, वो परमानेंट रहने की प्रोबेबिलिटी है आते वीक्स हफ्तों के लिए। तो मेरा मानना है कि अभी के लिए तो लॉन्ग पोजीशंस की बात नहीं कर रहे हैं, पर अगर किसी के पास शॉर्ट पोजीशंस है तो 5750 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन बनाए रखे। तो ये आपके लिए बजाज फाइनेंस इस हफ्ते का अमंगस्ट टॉप लूजर्स रहा है। अब देखते हैं यहाँ से कैसी चाल रहेगी इस भी। सुमित जी, एक बार जरा यूपीएल के चार्ट पर भी जरा राय दें। इस हफ्ते करीब 4-5% की गिरावट यूपीएल ने भी दिखाई सर। दीपांशु, देखिए स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग तो है, और स्टॉक ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया है। कल एक अच्छा बाउंस देखने को मिला था, लेकिन आज वापस से थोड़ा सा दबाव है। तो इसके अंदर एक सेलिंग फ्रेश सेलिंग इसके अंदर बनेगा जब स्टॉक 725 का लेवल तोड़ देगा। 725 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता तब तक इसकी इमीडिएट रेंज बनी हुई है 725 नीचे में और 740 750 ऊपर में। अब अगर 725 नीचे में तोड़ता है तब तो 700 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे, और 740 750 के लेवल ऊपर में टूटते हैं तो 780 से 800 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो मेरे को लगता है कि आज इसको रहने दें, अगले हफ्ते इसको देखते हैं। जिस तरफ भी ब्रेकआउट आएगा उस तरफ इसमें ट्रेड लेना होगा। तो जिस तरफ मूव आएगी उस तरफ ट्रेड लेना होगा। एक्चुअली काफी डिविसिव स्टॉक है यूपीएल, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव लिहाज से ये फोकस में रहा है। शरद जी, ट्रैक करते हैं यूपीएल, आप किस तरफ आते हैं, बुल या बेयर यूपीएल के लिए? और ये जो एक्विजिशन इन्होंने की थी उसके बाद जो लिवरेज का इशू आया था उसको भी इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया है, और अगले 2-3 सालों में ग्रोथ भी ठीक रहनी चाहिए। 10 के मल्टीपल पे लगभग आपको FY24 के नंबर्स पे स्टॉक मिल रहा है, और मुझे लगता है 15 तक के मल्टीपल इनको आसानी से मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म टारगेट्स मेरे हिसाब से 1000 रुपए के ऊपर के होने चाहिए, तो काफ़ी डिसेंट बैठे इन वैल्यूएशंस पे। तो ये है आपके लिए यूपीएल जिस पर आपको रखनी है नज़र। इंटरेस्टिंग काउंटर है, देखते हैं यहाँ से ये सस्टेन करता है या फिर और गिरावट दिखा कर जाएगा। मूव इसमें इंटरेस्टिंग थोड़ी आती हुई देखिए। ये हफ्ते ऑफ कोर्स 5% की गिरावट रही थी। आरबीएल बैंक पर अभी अभी एक छोटा सा स्पाइक आया था, आई डोंट नो ये सस्टेनेबल है कि नहीं। बंसी जी, एक क्विक व्यू दे दे जरा आरबीएल बैंक के चार्ट पर। 115 का लेवल थोड़ी देर पहले एक स्पाइक दिखा रहा था, आरबीएल फेडरल दोनों पे स्पाइक आया था। क्या रहा है आरबीएल पे? दीपांशु, खास बात तो ये है कि आरबीएल बिल्कुल भी मार्केट की बैंकिंग करेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। कोटक महिंद्रा बैंक धराशायी है, एचडीएफसी बैंक धराशायी है, और ये स्टॉक कल के हाईस के ऊपर निकलने की दीपांशु तैयारी कर रहा है। तो जिनके पास है होल्ड की राय है, और एक बार 115 के ऊपर निकलेगा तो काफी अच्छा मोमेंटम शॉर्ट टर्म के लिए आरबीएल में भी देखने को मिलेगा। आरबीएल जिस पर आपको एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। देखते हैं ये काउंटर यहाँ से और ऊपर जाता है कि नहीं, बट डेफिनेटली ये रेडार पर रखना है। सुमित जी, एक बार एचएएल पर भी राय, रिकॉर्ड हाई पर रहा है ये हफ्ता, थोड़ा कंसोलिडेशन वाला रहा है एचएएल, बट जो एक अपमूव है इसमें बरकरार रहेगी सर?
दीपांशु बहुत लोअर लेवल्स पे कहा था बाय करोगे हल तो मिलेगा अच्छा फल, तो आप देखिए कंटिन्यूसली ये स्टॉक के अंदर एक अच्छा तेजी का मूव भी देखने को मिला है और स्टॉक एक अच्छे तेजी के ट्रेंड में है। अभी भी स्टॉक के अंदर ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। 1900 के ऊपर सस्टेन करने पे स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में 2000 प्लस के लेवल देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। 1900 के ऊपर क्लोजिंग मिलते ही और मार्केट में थोड़ी तेजी बनते ही 2000 प्लस के लेवल आने वाले दिनों में एचएल में देखने को मिलेंगे। तो एक कंसोलिडेशन का हफ्ता रहा है रिकॉर्ड रैली के बाद, बट एचएल का ट्रेंड अभी भी बरकरार है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और 2-2.25% की गिरावट हफ्ते के लिए निफ्टी में देखिए, उतनी ही गिरावट बैंक निफ्टी में देखिए। ब्रॉडर मार्केट्स में ज़्यादा गिरावट नहीं थी कंपेयर टू फ्रंटलाइन इंडेक्स, बट वीकनेस यहाँ पर भी रही है। आज के एक्शन की बात करें तो ऑफकोर्स आज बहुत ही कम स्टॉक्स थे जो आपको गेनर्स लिस्ट में दिखेंगे। हल्की सी खरीदारी ग्रासिम में दिखी, अपोलो हॉस्पिटल्स, डिवीज, एशियन पेंट्स, रेड्डीज, ब्रिटानिया, अल्ट्राटेक, टाटा कंज्यूमर। उसके सामने 40 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो गिरावट के साथ बंद होते हुए दिख रहे हैं और सबसे आगे था कोटक बैंक। 4% की वीकनेस कोटक में आती हुई दिखी। बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी 4% नीचे, हिंडाल्को 3.5% नीचे, रिलायंस 3% नीचे था। इन्फोसिस, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गजों में भी आपने वीकनेस देखी है। एसबीआई भी 1% की गिरावट आपको दिखाते हुए दिखा। साथ ही एचसीएल टेक्नोलॉजीज यहाँ पर भी आपने वीकनेस बनती हुई दिखी। बहुत ही कम स्टॉक्स थे जिन्होंने सहारा दिया और उनमें से दिग्गजों की तो लिस्ट बहुत ही कम थी, इसलिए आप देख रहे हैं कि ओवरऑल बेसिस पर काफी ज्यादा गिरावट दिखी है। 300 पॉइंट निफ्टी और 625 पॉइंट बैंक निफ्टी। वायदा कारोबार में फर्स्ट सोर्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गुजरात गैस, अपोलो टायर्स, साथ ही एम्फेसिस, एल&टी फाइनेंस, बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट। ज्यादातर आपको आईटी स्टॉक्स दिखेंगे, बैंक्स और फाइनेंशियल्स दिखेंगे और साथ ही मेटल काउंटर्स दिखेंगे जो इस हफ्ते आपको गिरावट दिखा चुके हैं। दीपक नाइट्राइट एक बाउंस बैक, हालांकि ये हफ्ते यहां पर भी जम के पिटाई हुई थी। ट्रेंट में 2.25% की खरीदारी। टोरेंट पावर, जीएमआर इंफ्रा, अतुल लिमिटेड, एचएएल जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, फेडरल बैंक, डाबर, जेके सीमेंट, टीवीएस मोटर्स, यहां पर आपने थोड़ी खरीदारी बनते हुए दिखी है। बट खरीदारी की लिस्ट बहुत छोटी थी, स्टॉक्स बहुत कम थे, उसके सामने जो गिरने वाले स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा थे। तो ब्रेथ डेफिनेटली आज बेयर्स की तरफ थी और 2.25% इस हफ्ते आपने बाजार को भी फिसलते हुए देखा है। कैश मार्केट में आए कुछ स्टॉक्स हैं। सुप्रीम पेट्रो 6.25% ऊपर था। कार्बोरेंडम में बड़ा उछाल आया। थायरोकेयर में हमने अच्छी खरीदारी देखी। इसके साथ ही आपने मूव देखिए सोलार इंडस्ट्रीज में, इमामी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एजिस लॉजिस्टिक्स, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, जहां पर पॉजिटिव मोमेंटम रहा। गिरावट में पीएनबी हाउसिंग, यहां पर बहुत भारी वीकनेस थी। चेन्नई पेट्रो, बीईएमएल 4-4.5% नीचे ये काउंटर रहा। इसके साथ ही आपने गिरावट आती हुई देखी जेंजा टेक्नोलॉजीज पर, वी गार्ड और साथ ही जी शिपिंग, ये भी गिरावट के साथ बंद होते दिखे। प्रोविजनिंग आपकी स्क्रीन पर 16,200 के नीचे निफ्टी 284-285 अंकों की गिरावट के साथ और बैंक निफ्टी 600 पॉइंट्स की एग्जैक्ट गिरावट के साथ 34,485 के लेवल पर। तो ये हफ्ता बाजार के लिए अच्छा नहीं रहा और आज शाम ऑफ कोर्स यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। अनुमान है कि काफ़ी एलिवेटेड लेवल्स पर रह सकता है, तो इसका रिएक्शन तो ऑफ कोर्स आएगा मंडे को। बट इस हफ्ते आरबीआई पॉलिसी हमारे लिए बड़ा ट्रिगर था और उसके बाद बाजार में वॉलेटिलिटी थोड़ी और बढ़ती हुई दिखी। 16,200 एग्जैक्टली ये लेवल आज क्लोजिंग पर बाजार ने होल्ड करा है। अब देखना पड़ेगा मंडे के लिए सेटअप कैसा होता है। ट्रेंड तो ऑलरेडी बाजार का नेगेटिव था, एग्जैक्ट क्लोजिंग बेसिस पर 16,200 का लेवल होल्ड कर रहा है और 600 पॉइंट के एग्जैक्ट कट के साथ 34,484 पर बैंक निफ्टी बंद होते दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शरद जी बहुत शुक्रिया सर आज शो पे अपना वक्त देने के लिए। किरण जी, सचित जी, साथ ही राकेश जी, कुणाल जी एंड ऑफ कोर्स सुमित जी, आपका भी। मंडे को आपसे फिर से होगी मुलाकात। वीकेंड अपना एंजॉय करें और मंडे को मार्केट एक्शन फिर से बढ़ाएंगे आगे।